हेलो एवरीवन, आई थिंक आवाज़ क्लियर आ रही होगी, एक बार ये बता देना। यस यस प्लीज, आवाज़ क्लियर है आवाज़। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, बहुत चल रहा है। सो दिस इज बेसिकली अ सेशन, पैनल डिस्कशन विद माय फेलो टॉप एजुकेटर्स। और आज मेरे सेशन में काफ़ी बड़े फैकल्टी आए हैं, ठीक है। हाँ, आज स्टूडियो पे ही है ये, ठीक है। सो मेरे साथ आज है राजीव सिंह सर, ठीक है, जो बैच स्टार्ट कर चुके हैं, मटेरियल साइंस आपको पढ़ाते हैं, प्रोडक्शन के भी एकदम मास्टर कहे जाते हैं। एंड मुकेश शर्मा सर, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मशीन डिज़ाइन के काफ़ी अच्छे फैकल्टी हैं, इनका खुद का भी चैनल है। तो अभी मैं इनके चैनल पे भी डिस्कशन करूंगा और अभी इनसे पूछूंगा कि ये लोग आजकल क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, ताकि हम लोग भी जजगेट मैकेनिकल पे स्ट्रैटेजी ले आए, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इस समय हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इस समय हमारे लिए ये है कि ये पता करना कि यार एक टॉपर स्ट्रैटेजी सेशन तो है ही, प्लस उसके साथ साथ ये भी पता चले कि इस सेशन में हम लोग क्या चीज़ों को ध्यान रखें, क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, क्या चीज़ों में मतलब फोकस करें इन एंडिंग टाइम में, ताकि गेट 2021 के लिए एकदम फोकस रहे, प्लस 22 या 23 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग क्या ध्यान रखें एंडिंग टाइम में, कैसे यहाँ पर प्रिपरेशन करनी चाहिए स्टार्टिंग से लेकर, ताकि एंड में आपके लिए थोड़ा ईज हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, लाइक अभी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 स्टूडेंट्स होंगे। टाइप 1 वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम मतलब ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट सीरीज दे दिए हैं, एग्जाम का भी शायद कुछ लोग को एक्सपीरियंस होगा, एक दो एग्जाम भी अटेम्प्ट दिए होंगे और थोड़ा सक्सेस नहीं होता है, कई बार ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन दे आर मैच्योर पीपल, दे आर एक्सपीरियंस पीपल, तो उन लोगों को पता है कि हम लोगों को कैसे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, उन्होंने वो स्ट्रैटेजी अपनाई और आज वो काफी बेटर स्टेट में होंगे, वो आज पूरे टाइम रिविजन कर रहे होंगे या फिर कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, ठीक है। और अब तो वैसे भी एग्जाम बहुत क्लोज आ गया, स्लॉट्स भी आ गए हैं, किसी का मॉर्निंग स्लॉट है, किसी का इवनिंग स्लॉट है, तो वो भी फिक्स हो गए। तो इस पे भी थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले मैं राजीव सिंह सर के पास जाऊंगा और उनसे मैं पूछूंगा, सर एक बात थोड़ा इस पे डिस्कशन करते हैं कि अभी स्लॉट आ गए, मतलब मॉर्निंग स्लॉट आ गया, इवनिंग स्लॉट आ गया, दोनों स्लॉट आ गए। तो बच्चे को मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट में से मेरा कहना ये है कि मॉर्निंग स्लॉट का जो बच्चा है वो 9:30 वाला, उसको रोज 9:30 बजे या टेस्ट सीरीज या रिवीजन का 3 घंटे का स्ट्रेच तो लेना ही चाहिए। एक एक आधे घंटे वाले पोमोडो टेक्निक ये सब बहुत बहुत हो गया, ठीक है। और जिसका बच्चे का लेट एग्जाम है 3 से 6, उसको 3 से 6 में जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है एग्जाम से एक दिन पहले नींद नहीं आती है। तो इस पर आपका क्या कहना है, पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं राजीव सिंह सर के साथ। एक एक बार अनम्यूट कर लेना सर। I'll share my personal experience. It was year 2003, long ago. 2003 की बात है, बहुत पहले। मैं जा रहा था एनडीए का एग्जाम देने के लिए, जस्ट इंटरमीडिएट में था मैं, और सुबह का एग्जाम था, 10 बजे से 1 बजे का पेपर था, और जहाँ मैं हूँ पटना में वहीं पे था। एंड वो सर्दियों का टाइम था जैसा अभी चल रहा है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा था कि जब मैं पहुंचा, अब ह्यूमिडिटी जो होती है एकदम कम होती है सर्दियों के समय, एंड आई वाज लाइक शिवरिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। और उसमें अच्छा स्कोर करने के बावजूद मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो आपके एग्जाम को खराब कर सकती हैं, इसलिए पहले से मेंटली और फिजिकली दोनों हमें प्रिपेयर होना होता है। अगर आप एक आदत बना लेते हैं टेस्ट सीरीज लिखने का कि चलो 9:30 बजे से अगर हमारा एग्जाम एक्चुअल वाला होने वाला है, तो क्यों ना हम पहले से भी 9:30 बजे से ही एग्जाम दे करके अपने दिमाग को और बॉडी को उसके हिसाब से रखें। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड अगर सेव कर ले रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 60 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 300 सेकंड सॉल्व से सेव होंगे, आपके 5 मिनट सेव हो रहा है, उस 5 मिनट में आप बहुत बेटर कर सकते हो। तो पीपल हु आर गोइंग टू राइट दिस 9:30 एग्जामिनेशन, उनको 9:30 पे बैठ के 3 घंटे का मॉक टेस्ट देना चाहिए, ताकि वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रहे। जो लोग शाम को देने वाले हैं वो शाम को उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें।
और इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, घर पे बैठ के आप एग्जामिनेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो। वहां जाओगे तो मेंटली और फिजिकली फिट रहो। ये बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने कि ये चीज़ तो होनी चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जिन्होंने टिप्स दिए कि इस समय एग्ज़ाम के जो एंडिंग टाइम होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता कि मेंटल लेवल सिर्फ आपका रहता है इसमें, मतलब सिर्फ फिजिकल लेवल रहता है, मेंटल लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बैलेंस करना। तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी क्लॉक को बहुत सही ट्यून कर देना होता है, ठीक है। ट्रू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ी अच्छी टिप भी है। सर तो वैसे ही मटेरियल साइंस पढ़ाते हैं, तो बॉडी के मटेरियल के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज होगी सर को, ठीक है। अब आते हैं मुकेश शर्मा सर के बाद, डिज़ाइन फेलियर पे चलते हैं इनके। अभी सर जैसे एंडिंग टाइम रहता है, अभी किसी बच्चे का अगर सपोज मशीन डिज़ाइन रह गया है, तो वो क्या करे, क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाए, 4-5 टॉपिक कैसे उड़ा दे और तुरंत तुरंत मार्क्स ले आए? देखिए सर, अगर डिजाइन की बात करें तो बेसिक तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कॉन्सेप्ट होगा उसका, तो वो थोड़ा पता होना उनको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो वो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट हो, तो उसके बारे में अगर मैं बोलूँगा तो देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिक है, डिज़ाइन उसका अप्लाइड है, और डिज़ाइन से मुझे लगता है बहुत डरना चाहिए उनको। डिज़ाइन में फार्मूला बेस्ड, मैं तो बोलूँगा थ्योरीज ऑफ फेलियर हो गया, ठीक है? फिर वो स्टैटिक हो गया, फ्लक्चुएटिंग हो गया, या फिर अगर मान लीजिए उनके पास क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, इन सभी चीज़ों को ना फॉर्मूला वाइज डायरेक्ट पढ़ना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कहीं न कहीं कंसेप्ट तो है मल्टीडियरिंग बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी अगर ना डिज़ाइन के क्वेश्चंस अगर मैं देखूँ, चाहे फिर वो किसी भी टाइप का ब्रेक हो, क्लच हो किसी भी टाइप का, तो चाहे वो बेयरिंग्स वाले प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो सब में कहीं न कहीं डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आराम से बन जाएँगे। हाँ, 2, 4, 5% ऐसा चांस होगा कि कोई बहुत डिफिकल्ट अगर आ गया, तो शायद नहीं बन पाएगा, बट मैक्सिमम चांस होगा 95% डायरेक्ट फॉर्म से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उनको ऐसा करना चाहिए कि जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं मशीन डिजाइन के, उन सभी फॉर्मूले को फिलहाल ध्यान में रखना होगा, नोट करना होगा, कहीं ना कहीं उनको याद याद रखना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, उन फॉर्मूले को बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको लगाना पड़ेगा, ताकि अप्लीकेशन सीख सकें कि वो फॉर्मूला लगाएंगे कैसे एग्जाम में जाने के बाद। तो फॉर्मूला वाइज पूरा प्रिपेयर करिए, और उसको अप्लीकेशन वाइज क्वेश्चंस पे लगा लगा के देखिए बहुत बार, तो डेफिनेटली बहुत सारे टॉपिक जो है डिजाइन के पूरे कवर कर लेंगे। ने बड़ी सही बात बोली। अब मैं राजीव सिंह सर के साथ दोबारा जाना चाहूँगा। सर एक बढ़िया क्वेश्चन भेजा है आदित्य लांबा ने। ही इज गेटिंग लाइक अराउंड 68 to 74 मार्क्स फ्रॉम पास्ट 8 टेस्ट। मतलब ये अच्छा एकदम मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा है भाई आदित्य, मतलब यू आर गोइंग वेरी गुड, ठीक है। बाकी राजीव सिंह सर अभी बताएंगे ही, पर मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट कि अगर वो बोल रहा है कि इसके बाद मैं कितने मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूँ या इंक्रीज होंगे भी नहीं होंगे ये भी नहीं पता अभी तो, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से तो, मेरे ख्याल से मैं अगर ऐसा लाइक स्टूडेंट वाइज बोलूँ तो यार बहुत अच्छे मार्क्स हैं, फोकस कर, ये मैं बहुत सही चाहूंगा मार्क्स है। मैं आता हूँ स्ट्रेट आदित्य के पास। यू डोंट नीड टू वरी एनी मोर। यू सी, आप जब गेट का एग्जाम देते हो, एक सब्जेक्ट से आईआईटी वाले कितने क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं? 2 या 3 क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। वो एक लेवल हुआ, आईआईटी के क्वेश्चन का एक लेवल हुआ, गेट के क्वेश्चन का एक लेवल हुआ। जो लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, हम करते हैं या और भी लोग करते हैं कंडक्ट, दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो एक टॉपिक पे कितने सारे टेस्ट लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। तो अगर आप क्वेश्चन का लेवल देखो, अगर एक इंस्टीट्यूशन जिसका आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, उनके क्वेश्चंस को देखो, एक टॉपिक पे उन्होंने बनाया 10 क्वेश्चन, आईआईटी वालों ने 2 क्वेश्चन बनाया। तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो 3 हिस्सों में बटेगा। एक लेवल होगा जो कि उस गेट के लेवल से कम होगा, एक लेवल होगा जो उससे ज्यादा होगा, और कुछ क्वेश्चंस के ऐसे लेवल होंगे जो गेट के लेवल के होंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रहे हो 95 मार्क्स, तो आप ये श्योर नहीं हो सकते हो कि एक्चुअल एग्जाम में जाके भी आप 95 स्कोर करोगे। आप अगर अभी 72 68 स्कोर कर रहे हो पिछले 8 टेस्ट से, तो इसका यह भी मतलब नहीं कि एक्चुअल एग्जाम में आप 68 ही स्कोर करोगे। आप टेस्ट सीरीज इसलिए लिखो कि आप एक्यूरेसी को मेंटेन करना सीखो, आप निगेटिव मार्किंग कम करना सीखो, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देना है। ये टेस्ट सीरीज आपके ये निर्णय नहीं कर सकते, they cannot decide these test series कि whether you are going to get within this double digit rank or beyond this 4 digit rank. Okay, be assured you are doing great। अगर आपने कंटिन्यूसली इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, योर प्रिपरेशन इज ग्रेट। फुल्ली मोटिवेटेड रहो, फॉर्मूला सारे याद रखो, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो। बिलीव मी माय डियर, यू आर गोइंग टू डू ग्रेट इन द एग्जामिनेशन। यस, यू कैन हैव डबल डिजिट रैंक। यू नीड नॉट टू वरी, जस्ट अपने आप को फोकस्ड रखो। आपको कहीं इधर उधर टेस्ट के मार्क्स से
विचलित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यू आर डूइंग ग्रेट हियर, कंटिन्यू टू डू दिस। तो आदित्य लंबा का क्वेश्चन उसको मिल गया, काफी अच्छा, मतलब स्ट्रैटेजी सेशन की बात से बात करूँ तो काफी अच्छा है मेरे ख्याल से, तो यार बहुत बढ़िया कर रहा है तू, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। एंड यू कैन पुट मोर क्वेश्चन, एंड यार जितने लोग हैं 80 लोग आ गए भाई, एक काम करो सबसे पहले शेयर कर दो, ठीक है, फटाफट शेयर कर दो ताकि यार बहुत लोगों को ये मिल जाए सेशन और उनके भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। यहाँ पर एक लड़का और पूछ रहा था थर्ड ईयर वालों का, कि थर्ड ईयर वालों को क्या करना चाहिए, और एक पूछ रहा है मानतू दास सर नए टॉपिक कब तक पढ़ने चाहिए, एक बार इस पर डिस्कशन करना है। मैकेनिकल पूछ रहा है थर्ड वाले क्या, थर्ड वाले थर्ड ईयर ही होगा शायद, थर्ड सेमेस्टर में तो कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, एंजॉय करो कॉलेज, विच इज़ वेरी वेरी बैड कि आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मुकेश के पास, मुकेश शर्मा सर के पास मैं चलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी मैं आपसे ही जान लेता हूँ कि अब ये नए टॉपिक आ गए, एंडिंग आ गया, यू कैन से एकदम न्यू टॉप, नया टाइम आ गया, अब क्या करा, क्या अब क्या करे बच्चे, नए टॉपिक को करे पूरा या छोड़ दे, या फिर किस लेवल तक जाना चाहिए, किस लेवल तक नहीं जाना चाहिए? देखिए सर, इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के बारे में बोलूँगा, खास करके 2 कैटेगरी। अब जैसे नया टॉपिक है, नया टॉपिक पढ़ना है और मैं मैकेनिकल मान के चल रहा हूँ, 14 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो 14 फरवरी को एग्ज़ाम है और आज हो गया मान लीजिए 11 तारीख हो गया जनवरी में, तो हार्डली जो टाइम बाकी है, एकदम लास्ट डे डे भी काउंट करूँ 33 डेज़ के आस-पास मान लीजिए बाकी है। तो जिसमें से मैं लास्ट का तो 6-7 दिन सभी छोड़ देते हैं, एकदम फुल्ली रिवीज़न करना है और उसके अलावा भी और टाइम छोड़ देते हैं। तो मेरे को लगता है आउट ऑफ 33 डेज़ में जो टाइम बचता है वो हार्डली अभी, और अगर कोई कुछ कर सके तो 7 या 8 दिन मैक्सिमम उसके पास बाकी स्टूडेंट के पास, और एकदम मैक्स स्ट्रेच करे तो 10 दिन बाकी। तो मुझे लगता है इस 10 दिन में 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होंगे। एक जिनका ना कम से कम पुराना टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है, सिलेबस पूरा कंप्लीट है, तो मैं वैसे स्टूडेंट को बोलूँगा कि आप नया टॉपिक 10 दिन में ज़रूर तैयार करें, एक बार ज़रूर देखें उसको। क्योंकि आप देखेंगे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल्स पे या फिर अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे इतने सारे एजुकेटर हैं, जिन्होंने नए टॉपिक को, अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात कर लूँ, चाहे फिर स्ट्रेंथ ऑफ मेटल की बात कर लूँ या किसी भी टॉपिक की बात कर लूँ, एक एजुकेटर नहीं है ऐसे। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जो ना फ्री में स्पेशल क्लासेस पे भी यूट्यूब पे भी पढ़ा रखे हैं कम से कम। तो उनको आप ना, अगर ऐसे स्टूडेंट जो पहले से आपका सिलेबस पुराना वाला पूरा पूरा कंप्लीट है, बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, रिवाइज कर लियो, टेस्ट भी दे रहे हो, तो मैं बोलूँगा छोड़िए मत। 7-8 दिन लगेगा, नया टॉपिक ना ज़रूर करिए। कम से कम जितना करा दीजिए, अपनी साइड से मत एफर्ट लगाइए, बुक मत खोलिए कम से कम। लेकिन जितना एजुकेटर ने 2-4-5 घंटे में पढ़ा दिया है, उसको कम से कम पूरा पढ़िए। जितना क्वेश्चन लगवा दिया उन्होंने, उतना कम से कम पूरा लगा लीजिए। ये पहले कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होगा नया पढ़ने के लिए, वो भी विदिन दिस 7 डेज़, यानी 11 तारीख हो गया तो 18 या 19 जनवरी तक लास्ट करना चाहिए। दूसरा कैटेगरी में आऊँगा। दूसरे कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मान लीजिए ऐसा है कि उनका खुद का पुराना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में 10 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से 5 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स में 4 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, या 2 सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, स्टार्ट भी नहीं किए हैं। तो उनको ऐसा बोलूँगा कि नया जो है, नए टॉपिक्स तो बात छोड़ दीजिए, अब जो ऑलरेडी उनको पढ़ना भी था ना, 7-8 दिन में कोशिश करिए कि आपका पुराना सिलेबस जो है, उसको जैसे-तैसे ले दे के फॉर्मूला वाइज़ ही आप जाएँ उसमें। फॉर्मूला वाइज़ जाएँ और खास करके प्रेडिक्शन देखिए, कौन-कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आज तक पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल पढ़ रहा है, तो उसको देखना है मोर सर्कल, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वो भी शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी उसको कौन-सा क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है। तो कुल मिला के 7 या 8 दिन मेरे को लगता है भी होगा, यानी लास्ट 19 जनवरी 2021 तक उनको टोटली पढ़ लेना चाहिए, जो भी वो नया पढ़ना चाहते हैं। या तो न्यूली एडेड टॉपिक को अगर वो नया मानते हैं तो उसको पढ़ ले 7-8 दिन, या फिर जो उनको पुराना छूटा हुआ चीज़, जो सोच रहे हैं कि अब मैं इसको नया पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, हालाँकि तो ओल्ड सिलेबस के अंदर ही था, तो उसको कर लेना चाहिए। तो जिनका ओल्ड सिलेबस कंप्लीट नहीं, तो पहले ओल्ड वाले में से ट्राई करिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए 7-8 दिन, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया ओल्ड वाला, वो नए वाले को ज़रूर ट्राई करें, न्यूली एडेड टॉपिक को ट्राई करें, बट मैक्सिमम 7 या 8 दिन। उसके बाद तो बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पूरे रिवीजन करना, जितना पढ़ा हुआ है, जितना क्वेश्चन लगाया हुआ उसको बार-बार और प्रैक्टिस करना, 1-2 बार देखना भी है फिर से। अदरवाइज़ होता है ना कि ह्यूमन ब्रेन पे ऐसा होगा कि बार-बार कोई चीज़ आके स्ट्राइक कर रहा है तो ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो। हाँ, और एक ऐसे कैटेगरी का स्टूडेंट है जो तो भाई सब कुछ करके रखा होगा ना, सब कुछ करके रखा होगा, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं हो, तो सब कुछ कंप्लीट है, तो बस बार-बार रिवीजन होता रहेगा। तो मैक्सिमम 7-8 डेज़ नया टॉपिक पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस पे भी डिस्कशन में अभी लेके आऊँगा। अभी मैं देख रहा था काफ़ी कमेंट्स, तो उसमें कुछ बच्चों के बड़े बढ़िया बढ़िया कमेंट थे, वो भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। एक जफ़र का एक कमेंट है, जफ़र आलम का, कि एक मंथ में रिवीजन है ना, फिर क्या एक मंथ में रिवीजन
हो सकता है अगर तूने पहले कितनी मेहनत करी उस पर डिपेंड करता है, और अच्छी मेहनत करी तो हो सकता है। ब्रिज जावेरी का क्वेश्चन है, ये मैं राजीव सिंह सर के पास लेके जाऊंगा बिल्कुल डायरेक्टली सीधा। अभी गेट 21 के लिए प्रिपरेशन टाइम इतना नहीं मिला है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब आपने काफ़ी लेट स्टार्ट किया होगा, इसलिए कहते हैं अनअकैडमी का जैसे अभी एक कोर्स लॉन्च हो रहा है 2022 और 23 के लिए, पहले ही ज्वाइन कर लो, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम वेस्ट करोगे तो यार क्या होता है ना, फिर एंडिंग में आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, मतलब 12 घंटे वो करने चाहिए, पर वो रिवीजन में करने चाहिए, नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट। तो अब वो पूछ रहा है कि अब 22 पे फोकस करूं या पहले 21 की गेट की तैयारी भी करता जाऊं, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर अभी मैं राजीव सिंह सर के पास भी ले रहा हूं, अगर मेरी एक ओपिनियन में छोटी सी ओपिनियन इसमें रखूं तो मेरे हिसाब से रहता है यार जो अभी आ रहा है उस पर फोकस करो, बाकी जो आने वाला है वहां तो करना ही करना है, मतलब जो गिव अप आज करेगा वो कल भी गिव अप करेगा मेरे ख्याल से। बाकी मैं राजीव सिंह सर के पास चलता हूँ और उनका थोड़ा एक फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि वो अपने डिस्कशन में बताएं मुझे कैसा रहेगा। सर बताओ जल्दी से। Yeah, Brick Javeri actually is our plus student. I have seen him in metal science class. He recently joined us, and he's a good student. He was trying to go to Germany for his MS, हम्म। but Corona came and he had to drop his plan. अभी वो फिर से 21 के लिए प्रिपेयर कर ही रहा था और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इसने अभी लिया और 22 के लिए भी सोच रहा है। अनडाउटेडली इनके पास टाइम कम है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मूला सारे याद रखो, बहुत हेडेक नहीं लेना है। 4 सब्जेक्ट पढ़े हो, 4 सब्जेक्ट पे ध्यान दो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैरेलली सॉल्व करो गेट 2022 के प्रिपरेशन के साथ। ये टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। व्हाट विल हैपन, जो 4 सब्जेक्ट्स तुम्हारे तैयार हैं उन 4 सब्जेक्ट्स के ही क्वेश्चन जाके तुम सॉल्व करो, तुम 5वां सब्जेक्ट छूना ही मत। हाँ, तुम्हें लगे कि कुछ यूनिट डायमेंशन लगा करके 100% अश्योर्ड हो कि बी आंसर है तो करके आना, ठीक है। अगर तुम 4 सब्जेक्ट और मैथ्स और एप्टीट्यूड को मिला दो, ये मिला करके अगर तुम 40 मार्क्स भी स्कोर करते हो मतलब तुमने बेस्ट परफॉर्म किया है यार। तो ये तुमको एक बूस्ट देगा अंदर से कि यार इस बार मैंने 1 महीने प्रिपरेशन किया, 2 महीने प्रिपरेशन की, 4 सब्जेक्ट तैयार किए, 40 मार्क्स लेके आए, अगली बार तो फोड़ दूंगा। फोकस 22 के लिए रहना है। जो क्लासेस पैरेलली चल रही है अभी इंजीनियरिंग मटेरियल्स की या जो भी क्लासेस आपकी चल रही है वॉल गेट बैच की, उसको करते रहो पैरेलली। और इसके अलावे 4-5 घंटे का टाइम निकालो कि जो सब्जेक्ट तुमने तैयार पहले से कर रखे हैं गेट 21 के लिए, उसके पीवाईक्यू जो अच्छे हैं उसको बार बार लगाओ, फॉर्मूले याद रखो, गो एंड गिव योर बेस्ट, डू नॉट टच दोस क्वेश्चंस व्हिच यू डोंट नो। निगेटिव नहीं करना है, सोचो कि जो पढ़े हो उसको 100% स्कोर करके लाओ। वो अच्छा बूस्टअप देगा तुमको, कॉन्फिडेंस देगा तुमको कि अगली बार 22 में एक बार नहीं डबल डिजिट रैंक लेके तुम आ सकते हो। थर्ड ईयर वाले बच्चे जो थे अभी कह रहे थे कि क्या करें, देखो 12 टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, 12 टेक्निकल सब्जेक्ट, और इन 12 टेक्निकल सब्जेक्ट को अच्छे से एक बार प्रिपरेशन, एक बार रिवीजन, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, एक फार्मूला बुक बनाना, एक शॉर्ट नोट्स बनाना, ये 5 चीजें हर एक सब्जेक्ट में करनी है आपको। ऐसा करने में अगर आप लगभग 70% अपने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करते हो, मतलब तुम सेल्फ स्टडी के लिए 10 घंटे बैठ रहे हो, 7 घंटे अगर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करोगे अभी से लेके 9 महीने तक, तो तुम 9 महीने के एंड पर परफेक्टली तैयार रहोगे, परफेक्टली तैयार रहोगे। उसके बाद अक्टूबर आ जाएगा, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फरवरी में जाकर फोड़ दोगे। लेट स्टार्ट अगर करोगे थर्ड ईयर वाले तो क्या होगा, मार्च में स्टार्ट किए तो तुम्हारा सिलेबस ही जाके 9 महीने बाद खत्म होगा। अगर तुम अक्टूबर में खत्म करना चाहते हो तुम्हें अपना एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाना होगा। 70% एफिशिएंसी स्टूडेंट की बहुत अच्छी एफिशिएंसी होती है, उसके बियॉन्ड जाने में हालत खराब हो जाता है। 10 घंटे बैठोगे 8 घंटे नहीं पढ़ पाओगे सिंसियरली, नहीं हो पाता है, दिमाग है वो काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? तो ये राइट टाइम है। अगर तुमने अभी तक प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है, थर्ड ईयर वाले कान खोल के सुन लो, ये परफेक्ट टाइम है। जैसे जैसे लेट करते जाओगे करना कुछ नहीं होगा, तुम्हें एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, लेकिन जानते हो 70% से ऊपर एफिशिएंसी बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, दिमाग को कंसंट्रेट रख पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो इसके लिए आप तुम डिसीजन ले लो कि यही सही टाइम है। अभी अगर स्टार्ट करोगे लोड ज्यादा नहीं रहेगा, बाद में स्टार्ट करोगे पॉसिबल होगा, लेकिन आप समझ रहे हो एट ए टाइम लोड बढ़ जाएगा। बाकी आकाश त्यागी आपको समझाएंगे थर्ड ईयर वाले बच्चों को।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है, मतलब मेरे ख्याल से भी बिल्कुल परफेक्ट है ये चीज़ भी। और इवन इवन मैं भी ये कुछ और कमेंट्स भी देख रहा था, मैं उस पर भी आता हूँ, फोकस करता हूँ। सो देयर इज़ अ वेरी गुड एक तो हर्ष शर्मा का क्वेश्चन है, उसको मैं लेता हूँ, ठीक है। मंतु मंतु कुमार का भी क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। एंड मतलब सिमिलर क्वेश्चन है हर्ष के और मंतु के एंड स्वच्छका निगम के। जो राजीव सिंह सर ने बात बोली है बिल्कुल सही बात है। वैसे तो उन्होंने कार्बन और एफिशिएंसी से ऊपर ही लेके तुम्हारी एफिशिएंसी 70% बता दी मेरे ख्याल से मतलब स्टार्टिंग टाइम में तो बहुत ही कम रहती है सर, है ना। स्टार्टिंग टाइम में तो जोश ज्यादा रहता है, जोश ज्यादा, मतलब जब बंदा तैयारी स्टार्ट करता है, मुझे ये याद है अपने टाइम का भी और वैसे भी कई लोग ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब शुरू में तो पागल हो जाते हैं, मतलब 12-12 घंटे। लेकिन दिस इज व्हाट द एनर्जी कंजर्वेशन गेम इज देयर, एनर्जी इज कंजर्व। तो अगर आप एक स्टार्टिंग टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट कर दोगे, यू आर नॉट क्रिएटिंग अ बैलेंस, तो आपकी एनर्जी भाई एक लिमिट के बाद तो आगे चलेगी नहीं, तो एनर्जी कम पड़ी जानी है। तो सर आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली है। गेट जो थर्ड ईयर वाले हैं भैया, उनको तो अभी से स्टार्ट करेंगे तब जाके अच्छा होगा। अभी इसमें एक क्वेश्चन और देवानंद का भी पूछा है, उसने बोला 24 ईयर का क्या मैं स्टार्ट करूं प्रिपरेशन? बिल्कुल स्टार्ट करनी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल क्रिकेट की तरह है, जैसे अभी टेस्ट मैच इंडिया ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, बताइए सारा गेम वैसा ही है। हारे हुए मैच को जिता दिया, किसी बंदे ने आगे कुछ कुछ किया और वो हो गया। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है। एक बार आपको सही होना है, मतलब एक बार आपको रैंक निकालनी है, आपको बार बार रैंक नहीं निकालनी है, एक बार आपको रैंक निकालनी है, यू विल गेट एवरीथिंग, मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा। और एज का कोई मैटर नहीं करता, ड्रॉप ईयर का कोई मैटर नहीं करता। एक बार आप आईएएस बन गए, एक बार आपने गेट टॉप कर दिया, कोई आपसे नहीं पूछेगा कौन सा अटेम्प्ट था, कोई नहीं पूछता, ठीक है, क्या एज थी आपकी। बल्कि एज ज्यादा होती तो और अप्रिशिएट करते हैं, भैया उसने तो बढ़िया एज पे निकाल लिया, बड़ी बड़ी बात होती है ये भी। सो ये मैं हर्ष शर्मा का क्वेश्चन और 2-3 लोगों का क्वेश्चन जो है, जो मिक्स क्वेश्चन मैं मुकेश शर्मा सर के ऊपर डालता हूँ। बाकी एक लड़के ने मुझसे पूछा कि रिप्लाई करने के लिए, सर लास्ट टाइम 55 आए थे, क्या इस बार 80 आ सकते हैं? मंतु सिंह बिल्कुल आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है सारी चीज तुम्हारे ऊपर कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, तुमने सही तरह से काम किया तो बिल्कुल ला सकते हो। 80 गया तो 90 ला सकते हो। टारगेट हमेशा बड़ा किया करो, क्योंकि सर ने जो बोली 70% एफिशिएंसी, वो लगने वाली है, समझ लेना वो मार्क्स में भी लगती है ना सर, मार्क्स में भी लग जाती है बिल्कुल तो अभी मैं मुकेश शर्मा के पास क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो जैसे ये कोई क्वेश्चन है, हर्ष का क्वेश्चन है, इन सब के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पर ये काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, काफी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर मुझे ये बताओ कि बेसिकली मेरा मैं चैनलाइज कैसे करूं अपनी अपनी एनर्जी को, अपने मार्क्स को, कि अगर मेरा एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसमें 50% लिखा है, 60 70 80 जो भी है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो मैं चैनलाइज कैसे करूं? मैं बौखला जा रहा हूं, मेरा थर्मो कंप्लीट हो गया, प्रोडक्शन पार्शली कंप्लीट हुआ है, ये तो राजीव सिंह सर भी बताएंगे, मैं दोनों से पूछूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हम जैसे मैं थर्मल फील्ड का हूँ, ये सॉलिड फील्ड के, प्रोडक्शन फील्ड के, तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो थर्मोडायनेमिक्स का एक सा पार्ट होता है कि वो ना एकदम से नहीं होता, उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं होता, वो कनेक्शन बहुत ज्यादा है। बट यस, काफी सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ कनेक्शंस कम है और आप टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठा के पढ़ सकते हो। जैसे मैं वाइब्रेशन अभी पढ़ाने वाला, तो मैं वाइब्रेशन कहता हूँ कि वाइब्रेशन में अगर सॉम का बस डिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत आता है, बाकी बेसिक वाइब्रेशन से आप टॉम का एक पार्ट कवर कर सकते हो, जहां से 2 मार्क्स पक्के आने वाले। सो उसको करने में टाइम वेस्ट मत करो, उसको करने में लेट मत करो, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्शन में मैं राजीव सिंह सर से भी पूछूंगा, अभी मुकेश से पूछता हूँ कि अपने सॉम और मटेरियल साइंस में कैसे चैनलाइज करें बंदा एनर्जी, जब उसका कुछ परसेंटेज सिलेबस हो चुका है और कुछ रह रहा है, वहां क्या करे, कैसे प्रीवियस ईयर का यूज कर सकते हैं। एक बार मुकेश सर आप बता देना, फिर मैं राजीव सिंह सर के पास जाता हूँ। डेफिनेटली सर। देखिए, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफी बेसिक सब्जेक्ट है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि आप ना फॉर्मूला वाइज भी जा सकते हो। अगर मैं गेट एग्जाम की अगर प्रीवियस 30 इयर्स की हिस्ट्री को देखूं, 32 इयर्स की हिस्ट्री को देखूं, तो आपको ना बहुत ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मतलब कि एकदम बेसिक कंसेप्ट है आपके पास, डेरिवेशन है आपके पास, तभी आप बना पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो गेट एग्जाम का जो प्लस पॉइंट लगता है मुझे, मैं मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ या दूसरे एग्जाम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गेट एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपका ना गेट एग्जाम जो फोकस करेगा वो बेसिकली ना न्यूमेरिकल अप्रोच रहता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप देखेंगे तो मोहर सर्कल पढ़ाने के लिए प्लस वाले कोर्स पे एक एजुकेटर, या मैं अपनी एग्जाम्पल दूं या किसी भी अच्छे एजुकेटर एग्जाम्पल दूं, तो करीब 15 से 16 घंटा कोई पढ़ाता है, कोई 20 घंटा भी मोहर सर्कल पढ़ाता है, और स्टूडेंट को ना मास्टर कर देता है मोहर सर्कल में, यानी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए ना तो वो फाड़ देगा, इतना जबरदस्त है उस टाइप का। लेकिन अगर हम लोग देखें कि एक 16 घंटा 20 घंटा उसको पढ़ाएं इतना जबरदस्त, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, अब क्वेश्चन कैसा है एग्जाम में,
एक छोटा सा क्वेश्चन आया, सिग्मा एक्स का वैल्यू आया, सिग्मा वाई का वैल्यू आया, टाउ एक्स वाई का वैल्यू आया, और उसको खाली पूछ दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ दिस मॉस सर्कल, रेडियस ऑफ मॉस सर्कल पूछ दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ दिया है। तो अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस ना उसी कंसेप्ट पे बार बार आ रहा है, जिसके लिए आपको पूरा मॉस सर्कल ना कई बार ड्रॉ करना भी सीखना नहीं पड़ेगा। कई बार आपको मॉस सर्कल ड्रॉ भी करना जरूरत नहीं पड़ता है। अगर मैं हिस्ट्री देखूं 32 ईयर्स का अगर देखूं, तो जितना भी मॉस सर्कल क्वेश्चन आता है जिसमें से 90% तो डायरेक्ट फॉर्मूले से, अगर सेंटर पता है, रेडियस पता है आपको, उसके अलावा मान लीजिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 टाउ मैक्स का फॉर्मूला पता है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन फंसेगा, जैसे जब ओरिएंटेशन की बात आएगी, लोकेशन ऑफ प्लेन्स के बारे में बात आएगा, तो हो सकता है आप थोड़ा सा वहाँ पे फंस जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मॉडल की बात करेंगे तो आप ऐसे करिए कि पहले वाले चैप्टर से बेसिक से स्टार्ट करिए, और कोई भी डेरिवेशन मत करिए। मैं तो बोलूंगा कोई भी डेरिवेशन नहीं, गेट 21 के लिए चाहे कोई कुछ भी बोल दे कि डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर इतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए डेरिवेशन होता तो आप पहले से उसको पढ़ते, लास्ट टाइम पढ़ के को मतलब कोई डेरिवेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। पहले वाले चैप्टर में स्ट्रेस वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करिए, स्ट्रेन वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करिए, इररिलेवेंट चीजों को मत पढ़िए, पढ़ाने वाले बहुत सारी चीजों को भी पढ़ा देते हैं। हाँ, जरूरी है पढ़ना, बिकॉज अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो, बट फॉर्मूले फॉर्मूले पूरे बनाते जाइए सभी चैप्टर्स में। आप देखेंगे पहला चैप्टर काफी आसान है, मॉडल के पूरे फॉर्मूले खाली देखिए, उसके अलावा शेयरफोर्ड पॉइंट डायग्राम में बनाना सीखिए कॉमन केसेस के। ऐसा नहीं कि आपने लास्ट मोमेंट में ना यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप फिक्स्ड बीम के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस ऐसा कर रहे हैं जैसे कि साइंटिस्ट बनना है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं बनना है ना। जैसा क्वेश्चन आ रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम का आ रहा है, कैंटिलीवर का आ रहा है, उसी को खाली प्रैक्टिस करना है आपको, उससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना आपको। तो उसमें फॉर्मूला है नहीं उस वाले चैप्टर में। तो सीआर फोर डायग्राम में आप उसका प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन लीजिए, सिंपली सपोर्टेड बीम लीजिए, कैंटिलीवर बीम लीजिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना सीखिए। बार बार वही आपसे पूछेगा, आपको बता दे रहा हूँ, बार बार वही आपसे पूछेगा खाली, उसको निकालना सीखिए। उसके अलावा बेंडिंग ऑफ बीम्स काफी आसान है, उसमें बेंडिंग का फॉर्मूला जो है सिंपल सा एक फॉर्मूला रट्टा मारना है, छोटा सा एक फॉर्मूला होता है। उसके अलावा टॉर्सन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसके अलावा ब्रेकिंग कॉलम्स में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे जितने भी चैप्टर्स होंगे ना, सिंपल फॉर्मूला पढ़िए, उसके अलावा आगे बढ़िए। अब बात करेंगे, कुछ लोग कॉलम्स भी पढ़ेंगे ना, तो बहुत ज्यादा एफर्ट डालेंगे लास्ट मोमेंट पे, बहुत ज्यादा डेरिवेशन देख लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ, तो मीडियम कॉलम जो होगा, रैंकाइन फॉर्मूला होगा, उसको देख लेंगे। मैं बोलूंगा ऐसा कुछ मत करिए। लास्ट में अगर आप कॉलम भी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ यूलर्स कॉलम, या जिसको लॉन्ग कॉलम बोलते हैं, खाली वही पढ़िए। स्लेंडरनेस रेशियो उसमें पढ़िए। लॉन्ग कॉलम का सिर्फ क्रिपलिंग लोड का जो फॉर्मूला है, क्रिपलिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, सिर्फ उतना ही पढ़िए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। एक गुण उससे ज्यादा आने वाला है नहीं आपके एग्जाम में। हाँ, आपकी किस्मत खराब रही तो हो सकता है रैंकाइंस वाला क्वेश्चन आ गया। बहुत लोगों भाई की आप किस्मत खराब रहती है। तो देखिए, अब अगर उतना अच्छा किस्मत करना है तो फिर तो जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप सोचिए, जो गेट 22 का जो स्टूडेंट होगा, तो वो जब अगले साल गेट 22 एग्जाम से, हम लोग अगले साल भी ये सेशन क्रिएट करेंगे गेट 22 वाले के लिए कि 1 महीना बाकी अब कैसे चैनलाइज करें करके, तो उसको आज ही सोचना पड़ेगा कि मैं गेट 22 देने वाला हूँ। तो आज अगर मैं चाहूँ तो आज ही, मान लीजिए नया इवॉल्व बैच चालू हो गया तो उसको लगना चाहिए, या फिर आज नया बैच चालू हो रहा है तो उसको लगना चाहिए मैं ना साल भर का पूरा टाइम लूँ, 12 महीना, 13 महीना, 14 महीना पूरा टाइम लूँ, और एकदम जबरदस्त फॉर्म फोड़ूँ, मतलब मास्टर बन जाओ ना एक सब्जेक्ट का, ताकि कोई पूछे मेरे से अच्छा आता है भाई, आता है क्या, तो क्वेश्चन दे के दिखा, मैं 2 सेकंड बना के दिखाऊंगा तेरे को किस टाइप का, तो वो अलग बात होगी। बट अभी मतलब किस्मत खराब नहीं, तो आप आसान आसान फॉर्मूला वाइज पढ़िए, लास्ट पूरे यहाँ तक थ्योरीज ऑफ फेलियर में आपको बताऊंगा। बहुत लोग ना बहुत चीज पढ़ लेते हैं ना, दुनिया भर का, मतलब मटेरियल के बारे में, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज जरूरी भी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ मत पढ़िए, मैं तो बोलूंगा मटेरियल का प्रॉपर्टी वगैरह जो होगा ना वो पढ़िए, थोड़ा सा डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के बारे में खाली जानिए बस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में जानिए, और सीधा 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर का पांचों फार्मूला रट्टा मार दीजिए। हालांकि वर्ड थोड़ा और लगता है, रट्टा मार दीजिए, बट लास्ट में बोलना पड़ता है ऐसा। थोड़ा सा जानिए डक्टाइल ब्रिटल, थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसके अलावा सीधा फार्मूला मारिए, 5 क्वेश्चन खाली सॉल्व करिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे बेसिस पे उसको भी आप बना देंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले चैप्टर से बता दिए, सभी चैप्टर के फॉर्मूले पास जाइए और क्वेश्चन अच्छा बनाइए, तो आपका ये कवर अप हो जाएगा। और मसी डिजाइन के जैसे पहले बोला था वैसे थ्योरीज ऑफ फेलियर हो गया आपके पास, फिर आपका फ्लक्चुएटिंग लोड हो गया, फिर आपके पास बियरिंग्स हो गया, आपके पास कौन चाहे फिर आपका क्लच हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, इन सभी टॉपिक्स पे, ये सभी टॉपिक्स पे ना डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज एकदम अप्रोच रखिए। हाँ, किस्मत खराब होगी, नहीं बनेगा क्वेश्चन वो अलग बात है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज सभी चैप्टर्स को लाइन से फॉर्मूला लिख लीजिए पहले एकदम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा लगा लीजिए कि कैसे वो क्वेश्चंस को लगाया जाता है। बस इतना करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मेटल मशीन डिजाइन इस टाइप का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही बताया सर ने, एकदम करेक्ट स्ट्रैटेजी बताई कि ये चीज़ करनी चाहिए।
और इवन सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी स्ट्रैटेजी रहती है। मैं राजीव सिंह सर के पास भी जा रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन सुरेशका ने पूछे हुए कि प्लीज टेल माय क्वेश्चन अबाउट टेस्ट सीरीज। मैं आपका ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ टेस्ट सीरीज का भी, क्योंकि अलग से भी लेके आना है इस चीज़ को। एंड एक बार हमारे से प्रोग्राम होता है हमारा यहाँ पर, एक गेट कॉम्पैक्ट सीरीज चल रही है, उसको भी जरूर दो। वो भी बड़ा फन चीज़ है, उसमें भी बहुत टॉप एजुकेटर क्वेश्चंस बनाते हैं। इवन मैं बनाता हूँ, सर भी बनाते हैं, बहुत लोग बनाते ही रहते हैं, तो हम उसमें भी मजे करते हैं, बड़े अच्छी चीज़ें होती हैं। ठीक है, डिफरेंस वाला मैं आशा को लेके आऊँगा। वेवी फ्यूचर अभी तक 80% एक्यूरेसी, देखो एक्यूरेसी पे गेट का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। और एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैं उसका बहुत जल्दी से कंप्लीट कर दूँ, वो बहुत काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं। ठीक है, कि एनसीईआरटी लगानी चाहिए, समरथ ओबराय प्लीज एनसीईआरटी। अब वो टाइम नहीं रहा, समय बदल चुका है, संसार बदल चुका है, तो आपको अब थोड़ा आगे आना पड़ेगा। ठीक है तो अभी मैं राजीव सिंह के पास जाता हूँ। बहुत देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इस डिस्कशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर बता देना। मैं अभी सर से एकदम एकदम टाइट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। जैसे मेरा टाइम था अपना, जब अपनी प्रिपरेशन चल रही थी, तो अच्छी बात थी, अपनी रैंक अच्छी आ गई वो, लेकिन उस टाइम पे ये था कि मेरे को भी एक चीज़ का बड़ा स्ट्रेस था। वो स्ट्रेस ये था कि प्रोडक्शन में अपना भी हाथ थोड़ा सा ढीला रहता था लेकिन प्रोडक्शन बड़ा अच्छा लगता था, स्पेशली सर नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड। और वो अमिताभ घोष एंड मलिक की किताब, मतलब उससे अच्छा मुझे आज तक शायद लाइफ में कभी अच्छा नहीं लगा। इतनी नई नई चीज़ें, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी। कई बार हम यूट्यूब से भी कुछ कुछ, उस समय इतना यूट्यूब पे इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो मिल जाती थी उससे ही खुश हो जाते थे। लेजर बीम, मट कटिंग, अल्ट्रासोनिक। और फिर उससे मैंने एक डिवाइस भी बनाया था, मैं कभी उस पर भी डिस्कशन करेंगे आप और मैं बैठ के, और देखेंगे उसमें भी क्या क्या हो सकता है। लेकिन दिस इज द एंडिंग टाइम, और एंडिंग टाइम आ गया। अभी मैं 21 के लिए फोकस करता हूँ। 21 वाले बच्चे को एंडिंग में सपोज उसका प्रोडक्शन इज लाइक टॉपिक वाइज चीजें, तो प्रोडक्शन में वो क्या चीज पे अभी बहुत थोड़ा सा ज्यादा फोकस करे, और न्यूमेरिकल कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता है, प्लस थ्योरी कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता है। अगर आप थोड़ा शॉर्ट में बच्चों को गाइड कर दें इस चैनल के दो थ्रू। कैटेगरी जो स्टूडेंट्स होंगे, एक ने प्रोडक्शन पढ़ा होगा, एक ने प्रोडक्शन नहीं पढ़ा होगा। प्रोडक्शन पढ़ना किसको कहते हैं मैं वो बता दूं। फार्मूला बेस्ड अगर पढ़ा है तो आपने प्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है तो प्रोडक्शन पढ़ा है। प्रोडक्शन वास्ट सब्जेक्ट है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में आता है। ध्यान में रखना, मेटल साइंस मिला दो तो मिनिमम 16 मार्क्स। अब सुनो, 1987 में गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ, 2020 हो गया, ये मैं बार बार बोलता हूँ, 33 साल बीत चुका है। ऐसा कोई टॉपिक का, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोडक्शन में जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। गेट एक न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है। प्रोडक्शन में जो मैंने एनालिसिस किया है, इससे ये पता चलता है कि पिछले 33 सालों में 70% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल रहे हैं, 30% क्वेश्चंस थ्योरेटिकल रहे हैं, या फिर ऐसे न्यूमेरिकल रहे हैं जहां थ्योरी की जरूरत थी, तभी सॉल्व कर पाओगे। प्रोडक्शन पूरा एजम्पशन बेस्ड सब्जेक्ट। जो भी आप पढ़ते हो प्रोडक्शन में 99% चीजें एजम्पशन वाली होती हैं। अब देखो, जैसे ही आप एजम्पशन लेकर के आ गए तो उसका स्कोप जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। आप बहुत बाहर तक जा नहीं सकते हो। जैसे ही बाहर जाओगे वो आउट ऑफ सिलेबस जाएगा। आईआईटी वालों के साथ भी ये कंस्ट्रेंट है, प्रोडक्शन में बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो अब वो गेम कहाँ करते हैं? गेम करते हैं क्वेश्चन के कॉम्प्रिहेंशन के साथ। टॉपिक सारे पूछ चुके हैं, उन्हीं फार्मूला से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, वही मर्चेंट सर्किल बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन इस तरीके से दे देते हैं कि बच्चे केवल और केवल जो 50% क्वेश्चंस हैं लगभग वो फार्मूला बेस्ड होती है, उसी को सॉल्व कर पाते हैं। 50% क्वेश्चन उनका लॉस में जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट को उन्होंने तगड़े तरीके से क्लियर नहीं किया हुआ है और कॉम्प्रिहेंशन में जाके क्वेश्चन के फंस गए। पिछली बार भी क्वेश्चन आया है मिलिंग का क्वेश्चन, पिछली बार भी क्वेश्चन आया सिंपल सा स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी का क्वेश्चन। अब बच्चे वहां फंस गए, बहुत सारे बच्चे। क्यों? बेसिक उनका क्लियर नहीं था। फिलहाल जो बच्चे 21 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अब एक ही उपाय है, जितने फार्मूलाज आपने पढ़े हैं सबको याद रखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पिछले 5 साल के हैं उसको सॉल्व कर जाओ, आराम से जाओ, अश्योर्ड रहो कि 60-70% तुम करके आओगे। जो लोग 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं साफ साफ बता दूं, आसानी से प्रोडक्शन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो।
सॉम में गेम किया जा सकता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लाया जा सकता है, टॉम में गेम किया जा सकता है, मैकेनिक्स लाया जा सकता है, थर्मल में, आरएसी में। एग्जामिनर जब चाहे जैसे चाहे आपको घुमाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। प्रोडक्शन में किसी एग्जामिनर की औकात नहीं है कि वो क्वेश्चन को ज्यादा टफ बना सके। जैसे ही टफ बनाएगा क्वेश्चन जाएगा आउट ऑफ सिलेबस। तो कहाँ फंसाते हैं आपको? छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू फंसाते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग के 3 पार्ट होते हैं। पढ़ते हो ना, वो कॉम्प्रिहेंशन होता है। पढ़ते ही दिमाग में फ्लो चार्ट डेवलप होता है, वो दूसरा पार्ट है। और फ्लो चार्ट डेवलप होने के बाद तीसरा पार्ट आता है कैलकुलेशन का। जो लोग 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको यह अश्योर्ड रहना है कि फॉर्मूला बेस्ड स्टडी नहीं कर रहा है। आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझना है। लोग रट लेते हैं, टूल सिग्नेचर, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल। अरे भाई ये क्यों है? और उसी टूल के लिए ओआरएस टूल सिग्नेचर क्यों है? ईएससी के एग्जाम में इसी साल इन्होंने फंसा दिया। ओआरएस टूल सिग्नेचर दे दिया इन्होंने, ठीक है। और उन्होंने अप्रोच एंगल बहुत ऐसा बढ़ा दिया। अब बच्चे फंस गए वहां पे। सॉल्यूशन यूट्यूब पे डाले गए बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा, वो गलत सॉल्यूशन डाल दिए। उनको पता ही नहीं है म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। बॉक्स एनालिसिस उसने पढ़ा ही नहीं। बात समझ रहे हो ना? तो अगर 100% स्कोर करना चाहते हो, तुमको बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। और बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, एक बात और बता दूं, इंडिया में आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं जाओगे तो आपकी नीड पूरी नहीं होगी। सीधे सीधे आप आ जाओ राजीव सिंह के पास, ठीक है। एग्जैक्टली जो बेसिक चाहिए और जिस डेप्थ में चाहिए वो आपको मिलेगा केवल यहाँ, और कहीं नहीं। दैट इज लाइक 100% मैं आपको श्योरिटी आज ही दे देता हूँ। आप पिछले बच्चों से बात करो, उनके नोट्स को देखो, तो समझ में आ जाएगा कि अरे सर ये सब चीज तो यार पढ़ा ही नहीं गया। सिंपल सी बातें होती हैं, ऐसे मेटल कटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये चिप निकल रहा है, टूल है, ये एंगल कौन सा है। तो 90% लोग पढ़ा रहे हैं दुनिया में कि बैक रेक एंगल है। यार वो गलत कॉन्सेप्ट है, वो ऑर्थोगोनल रेक एंगल होता है। अब तो ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान में रखोगे, तब जाकर के तुम आसानी से बिना मेहनत किए हुए 100% तुम स्कोर करोगे। तो ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ना क्यों यार? सबसे बड़ा सब्जेक्ट जिसमें कि 50% क्वेश्चंस फॉर्मूले से सेव होंगे, सॉल्व होंगे। 50% सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले ही लगेंगे, लेकिन बेसिक साथ में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो 22 में जो टारगेट कर रहे हो, पहले बेसिक आओ मेरे पास, पढ़ो, समझो। उसके बाद फिर तुम फॉर्मूला बेस्ड आगे समझना हो या क्वेश्चन करना हो तो वो कर सकते हो। बाकी प्रोडक्शन को हल्के में मत लेना, सिलेबस बहुत वास्ट है। तो समय पूरा पूरा देना होगा। तुम सोचोगे कि 50 घंटे में प्रोडक्शन पढ़ लें, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 50 घंटे में टॉपिक कंप्लीट होगा मेटल कटिंग। मशीनिंग और मशीन टूल के लिए फर्दर 30-40 घंटे लगेंगे। अरे 15-20 नंबर का क्वेश्चन आता है, उठा के देख लो यार। तो इसका मतलब आपको उस हिसाब से टाइम भी तो देना होगा। और दिमाग में रखो, सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन आपको एक अच्छा मार्गदर्शक मिलना जरूरी है। घबराइए मत, मैं हूं यहाँ। एकेडमी तो भरा ही हुआ है। यस सर, यहाँ पे है। मतलब आइए देखिए हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, आप समझ जाएंगे कि यस ये क्वालिटी होती है, राइट। आप वो पीडीएफ और पीपीटी के चक्कर में और वीडियो के चक्कर में पढ़ेंगे ना, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, वो रह जाएंगे आप, ठीक है। एक्चुअल समझिए, प्रोडक्शन इजी नहीं है, वास्ट सिलेबस है और कॉन्सेप्ट्स भी वास्ट हैं इसमें। समझने के लिए मेटल साइंस का बेसिक्स भी चाहिए। और एक बात ध्यान में रखिए, 100% यही एकमात्र सब्जेक्ट है जहां स्कोर कर सकते हो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एचएमटी, थर्मोडायनामिक्स, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछेगा। उनके पास इतने ज्यादा टूल्स हैं कि वो ऐसा ट्विस्ट करेंगे कि आप 10 मिनट में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बार बार। लेकिन प्रोडक्शन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां क्वेश्चन अगर बेसिक आपका थोड़ा सा क्लियर हो ना, 100 में 100, छोड़ना नहीं है, टाइम इन्वेस्ट करना होगा, दैट्स इट। बिल्कुल सही बात बोली राजीव सिंह सर। आकाश सर एक मिनट। हाँ, मुकेश सर भी आ रहे हैं, चलो मुकेश सर भी ऐड ऑन कर दें। ये देखिए, अभी जो सर राजीव सिंह सर बताए हैं जबरदस्त फॉर्म में, देखिए मैं सही में एकदम एग्री हूँ सर के साथ। और एक चीज मैं नोटिस किया हूँ, जो मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, लास्ट 3 साल से आप गेट का पेपर देखिए, लास्ट 3 साल से गेट का पेपर देखिए, स्टूडेंट को क्या लगता है कि वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग खाली फॉर्मूला पढ़ के चला जाएगा। जितने लोग ऐसे फॉर्मूला पढ़ के जा रहे हैं, लास्ट 3 साल पर उठा के देखिए, पता चल जाएगा कि कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। इंडस्ट्रियल का और हिलता नहीं है, पढ़ेंगे लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इजी आ रहा है करके ना। लेकिन अभी लास्ट में बता दूं आपको, और ये ना सिलसिला कंटिन्यू है 3-4 साल से, और ये कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि लोग जैसे आईआईटी में क्या कर रहे हैं, बीच में क्या पैटर्न चेंज कर रहे हैं, जैसे कि इस बार एमएस क्यू ला दिए, तो उनको ना लगता है कि कुछ वेरिएशन होना चाहिए। तो
तो वो वेरिएशन का माहौल चालू हो गया है ये 2 सब्जेक्ट में, मैं खास करके आपको बता दूँ। हालाँकि बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि मैं पूरे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बट मैं जितने पढ़ाता हूँ उनमें से एनालिसिस कर रहा हूँ कि सॉन्ग में ऐसा कोई वेरिएशन चालू नहीं किया अभी तक आईआईटी वाले कि मतलब आप नहीं बना पाओगे या अजीब बेगरती, वैसा नहीं किए चालू अभी। लेकिन प्रोडक्शन कहीं न कहीं एक लेवल ना अप कर दिए, इंडस्ट्रियल पे एक लेवल अप कर दिए लास्ट 3-4 साल के पेपर देखेंगे। मेरे ख्याल से राजीव सर भी एग्री करेंगे इस चीज़ के साथ कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। क्वेश्चंस आपको बेटर क्वालिटी के मिलेंगे, फॉर्मूला रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए ठीक है, गेट 21 के स्टूडेंट जो आपको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतने कम टाइम में बनाना और करना, सब चीज़ कर जाना, तीर मार देना इतना नहीं हो पाएगा। उनके लिए तो वही चाह रहा है, घिसा-पिटा फॉर्मूला रट्टा मारो, जैसे-तैसे एग्ज़ाम देके आओ। हाँ, लेकिन मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा गेट 22 के स्टूडेंट्स के लिए और 3 के लिए, जो तैयारी कर रहे हैं, सही में आइए, अनअकैडमी प्लस पे आइए और 200 घंटे के आस-पास में जो प्रोडक्शन आप पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई लेवल क्या है और उसके बाद आप इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे ना कि कोई भी क्वेश्चन आए गेट 22 में, आप बोलेंगे भाई डरना किस बात से है? कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं बनाऊँगा मतलब बनाऊँगा ही बनाऊँगा। ये आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। Yes, and that confidence can be built only when you are joining at the right time. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप राइट टाइम पे चीज़ों को करें, नहीं तो फिर आप लेट हो जाएंगे और लेट होंगे तो फिर वही चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भी देख रहा था, अश्विन ने चलो ये पूछ ही लिया, कहा सर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है, कॉन्सेप्चुअल तो करेक्ट होता है बट स्कोर नहीं आ पा रहा है। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, देखो मैंने बहुत पहले से बताया, बेबी फ्यूचर का भी यही क्वेश्चन है। एक्यूरेसी के बिना तो यार गेट देने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि गेट में ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग सर्विस करानी है कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, बहुत सारे स्टेजेस आएंगी तो कहीं कम हो गया कहीं ज़्यादा हो गया, जो अच्छा लड़का है वो निकाल ही लेगा या मेहनत जिसने ज़्यादा करी है वो कर ही देगा। इट इज़ बिट ऑफ थोड़ा बहुत लक भी इसमें ज़रूरी होता है। तो वो लक फैक्टर आपकी आप कैसे बना सकते हो, लक फैक्टर कोई भी इंसान कैसे बना सकता है, जो मुझे लगता है गेट एग्जाम के लिए वो ये है कि आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो, ज़्यादा एक्यूरेट बनो, देन इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन। ठीक है, और बाकी सर ने आज बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ इस पे भी, और मैं भी इस पे ऐड ऑन कर दूं एक चीज़, जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं या थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन की बात करते हैं या फिर हम हीट एंड मास ट्रांसफर का बात करते हैं, तो यहाँ इस पेपर 1 में भी बड़े टेक्निकल पार्ट होते हैं। यू कैनॉट डू इट इन अ वेरी स्मॉल फैशन, बट अगर आपने करा हुआ है तो उनके लिए गेट 21 वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो लोग अब आके इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, या उसमें जैसे कुछ हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज चलाते हैं यूट्यूब पे चलाते हैं, आप वही देख लो, आपको रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी इसमें एक और क्वेश्चन आता है, मैं देवान कभी कब उस टाइम तक कंटिन्यूस पढ़ता रहता हूँ, फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि कुछ मन नहीं करता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, ये दिस इज अ एक पार्ट ऑफ पॉइंट लाइफ। क्या यस यस, और ये राजीव सिंह सर से मैं पूछना चाहूंगा जैसे ये चीज भी, पर पहले राजीव सिंह सर से पूछ। एक स्किप हो गया पॉइंट, कहीं भूल ना जाए, बच्चे भी 21 वाले हैं, आपने एनटीएमएम याद दिलाया था। हाँ हाँ हाँ, 21 वालों के लिए सर एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, उसको बीच में रोका, आई एम सॉरी, नहीं नहीं कोई नहीं सर। कंटिन्यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। बच्चों जो लोग 21 के लिए कर रहे हो, त्यागी सर ने सर बताया एनटीएमएम सर करवाएंगे भी, हो सकता है अभी आने वाले दिनों में। आपको एक बात का ध्यान रखना है, 3 टॉपिक तो इस बार बिल्कुल स्किप मत करो। ईसीएम तो हर बार क्वेश्चन पर आते रहा है, तो उसका फॉर्मूला भी सिंपल है, याद करके जाना। सिर्फ जो 5-6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अच्छे वाले, वो एलवाइन वाले, एलवाई का ईसीएम, ठीक है, एलवाई का ईसीएम आने का बहुत चांस है। सिंपल मेटेरियल का ईसीएम आसान है, फॉर्मूला भी आसान है, एलवाई में क्या है, थोड़ी सी आपको वो चेंजिंग चाहिए, डेंसिटी इक्विवेलेंट पता करना है, और आपको फिर इक्विवेलेंट वहां पे उसका इक्विवेलेंट वेट याद पता करना है, राइट, इसको कर लेना। दूसरा, ईडीएम के सारे फॉर्मूले याद रखना, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, डिस्चार्ज वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम पावर 0.72 ऑफ सप्लाइड वोल्टेज के ऊपर आता है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, आईआईटी बॉम्बे एग्जाम ले रहा है, मुझे कुछ अच्छे लोगों से वहाँ मतलब संबंध है, तो वहाँ पे फिलहाल कुछ दिनों से वाटर जेट मशीनिंग पे अच्छा खासा काम हुआ है। वाटर जेट मशीनिंग के ऊपर, क्योंकि वाटर से ही कटिंग करते हैं, हाई फ्लो हाई स्पीड फ्लूइड होता है, उसके ऊपर आसानी से फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेट करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक बार एक क्वेश्चन गेट में पूछा भी जा चुका है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जो लोग मेरे से पढ़े हो एनपीटी आकर के अपने अनअकैडमी पे, उनको तो पता ही है कि जो प्लस के सब्सक्राइबर हो, कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूला डिस्चार्ज वगैरह का वहाँ निकाला है मैंने, उसको रट के जाना भैया, एकदम क्वेश्चन आने की संभावना है। जिन्होंने नहीं किया है, आज भी आप आसानी से, अगर सब्सक्रिप्शन है तो मेरे उसको देख लो, नहीं है सब्सक्रिप्शन तो सर ने ऐसा बताया, घोषण मलिक, एक बार डब्ल्यूजीएम वहां से थोड़ा पढ़ लेना, और अगर न्यूमेरिकल्स वहां नहीं दिख पाए तो एनपीटीईएल पे चले जाना, वहां से जाकर के एटलीस्ट वाटर जेट मशीनिंग के लिए जो डेरिवेशन किया है, उस डेरिवेशन को एक बार प्लीज देख लेना, क्योंकि गेट में न्यूमेरिकल वहां से फॉर्म हो सकते हैं, वाटर जेट मशीनिंग से इतिहास में आज तक न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं हुआ है, आने के बहुत अच्छे चांस है, मैं अश्योर नहीं कर रहा हूँ। ईसीएम, ईडीएम, डब्ल्यूजीएम,
इनके न्यूमेरिकल्स करके जाना, ठीक है। बाकी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उसके तो आपको पूरा पढ़ना ही होगा, अभी उसमें सफिशिएंट टाइम नहीं है। अगर आपने सारे सिलेबस बहुत अच्छे से कर रखे हैं तो एनटीएम में बैठ के आप थ्योरेटिकली कर लेना, नहीं किया तो ईसीएम, ईडीएम और वाटर जेट मशीनिंग, इवन अगर आप इंक्लूड करना चाहो तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एमआरआर का चारों का फॉर्मूला याद करके जाना, ठीक है। और सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, थोड़ी मदद मिलेगी। सर प्लीज कंटिन्यू, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब। नहीं नहीं सर ने बहुत सही चीज़ बताई है और ये काफ़ी लोगों के लिए बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ भी रहेगी और इम्पोर्टेंट भी रहेगी कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मेरे को भी लगती थी अपने टाइम पे, तो पूरे एक साल की स्ट्रैटेजी में डिस्कस करता हूँ। हाँ, मेरे अब टाइम पे मुझे अब इंपॉर्टेंट लगती थी काफ़ी सारी चीज़ें कि भाई एनटीएमएम जैसे हो गया बड़ा इंटरेस्टिंग, और सर ने वाटर जेट मशीनिंग बोला था तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इवन मैं आईसी इंजन कराता था तो वहाँ पर जेट मशीनिंग होता, मतलब जेट होता था, तो वो स्प्रे करने के लिए होता है एटोमाइजेशन। तो मैं वहीं पर ही समझाता था कि देखो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, मतलब रफ ओरिफिस नहीं करेंगे, स्मूथ कर देंगे, तो ये जेट बन जाएगा और ये वाटर जेट मशीनिंग वाला प्रेशर बनता है वहाँ पर। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। मतलब वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्यों है, क्योंकि वो प्रोडक्शन का एक ऐसा पार्ट आता है जो बहुत ही अच्छी तरह से फ्लूइड से, मतलब आपकी बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स से कनेक्ट हो जाता है। और आजकल मेरे को लगता भी है सर, ये क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ने ही वाला है, और वो बढ़ेगा तो बच्चे को तैयार भी रहना चाहिए और आगे वाले टाइम में भी बढ़ेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाएंगे, ठीक है। बिकॉज एक बड़ा टाइम हो गया, थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आ रहे हैं और बहुत मजा भी आ रहा है इस चीज में। अच्छी बात है चेंजेस आए, देन इज गोइंग टू बिकम टफ फॉर एवरीवन, एंड देन अच्छा बच्चा निकाल पाएगा जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और शुरू से हमारे साथ कनेक्ट है। इसलिए मैं गेट 22 और 23 वालों को तो बार बार यही बोलता हूँ कि भैया पहले से ही आ जाओ, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जल्दी आओ, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कई सारे एक जैसे अश्विन ने बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है इम्प्रूव कैसे करें एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी वर्ड को मैं लेके एक बार दोनों के पास भी जाऊँगा और थोड़ा सा डिस्कशन में अपनी तरफ से भी लेके चलता हूँ। मेरे लिए एक्यूरेसी क्या है, मेरे लिए एक्यूरेसी आप बहुत तेज मत करो कोई भी चीज को, मतलब ये नहीं कि एकदम से क्वेश्चन करने भाग गए। बहुत कई लोग होता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है एकदम से तुरंत तुरंत कर दो, याद हो गया मुझे बीएस का सीएस का डीए। दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तब क्रिएट होती है जब आप कुछ अच्छे क्वेश्चन लगाते हो। तो आपको कई जगह अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन रहते हैं बड़े अच्छे मिल जाते हैं, ईएस के, फॉरेस्ट के, सिविल्स के, वो भी जरूर अपने पास रखो। सारे नहीं करने चाहिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जाम मत करो, लेकिन कुछ क्वेश्चन रखो ताकि वो आपका पेशेंस लेवल चेक कर पाए। और वो लंबे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार एक्यूरेसी उससे थोड़ी सी इंप्रूव होती है कंपेयर टू शॉर्ट क्वेश्चन। बट शॉर्ट क्वेश्चंस में आप हमेशा वो क्वेश्चन जरूर टिक कर लो जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में बार बार रिपीट हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट जैसे आप भी सर बताते रहते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्यूरेसी वर्ड में एक बार मैं दोनों के पास चलता हूँ, पहले राजीव सिंह सर के फिर मुकेश शर्मा सर के पास, अपने अपने सब्जेक्ट में एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए। सर एक्यूरेसी कैसा है, एक तो अभी ये टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें एक एक्यूरेसी होगी, एक रियल वाला एग्जाम जब जाकर के देंगे तो यहाँ इनका इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, इनके न्यूरॉन्स की वर्किंग एफिशिएंसी सब बदल जाएगी। एक धक 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 एक लगा रहता है कि हम रियल एग्जाम लिख रहे हैं। अब होता क्या है, एक्यूरेसी आपका नॉलेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी एक्चुअल एग्जाम में जाके आप खराब हो जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है, आपको क्वेश्चंस स्किप करना नहीं आता है। देखो एक एक्यूरेसी तो अभी तुम मेंटेन कर रहे हो, एक वहां जाके भी मेंटेन करनी है एक्यूरेसी। जरूरत नहीं है कि यहाँ अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो तो वहां भी अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए। मेंटली प्रिपेयर होके जाना होगा। एक्यूरेसी खराब कब होती है मैं बताता हूँ आपको। आप एग्जाम देना शुरू करते हैं रियल वाला, 3 क्वेश्चंस बनाया आपने, चौथे क्वेश्चन पे पहुंचे, वो क्वेश्चन आपको आता भी है, कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी फंस रहा है। ऐसा होता है क्योंकि आपके साथ क्या है कि एक पहला क्वेश्चन हीट ट्रांसफर का है तो दूसरा क्वेश्चन मशीन डिजाइन का दिखेगा। जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देते हैं तो क्या करते हैं, पूरे हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन एक साथ आए, पूरे मशीन डिजाइन के क्वेश्चन एक साथ आए, तो दिमाग एक बना रहता है हीट ट्रांसफर के ऊपर, मशीन डिजाइन के ऊपर। लेकिन जैसे 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 आप एग्जाम में जाते हो तो पहला क्वेश्चन हीट ट्रांसफर, दूसरा क्वेश्चन मशीन डिजाइन, तीसरा क्वेश्चन प्रोडक्शन, तो होता क्या है कि आपका कंप्यूटर का एक प्रोसेसर है, आपके दिमाग का एक प्रोसेसर है। अब पेंटियम 4 है या कोर 2 डीओ है आप जानते हो, ठीक है, या 7th जनरेशन आप यूज कर रहे हो, लेकिन वहां पे जब जाकर के सारे प्रोग्राम्स एक साथ खुलते हैं तो ये जो रैम आपका है वो हीटअप होने लगता है, माइक्रो प्रोसेसर आपका हीटअप होने लगता है, और फिर जाकर के एक्यूरेसी खराब होती है। ऐसा होने ही क्यों दो, जो प्रोग्राम बहुत ज्यादा लोड ले रहा है, क्वेश्चन फंस गया, जब लोड लेने लगा तो उसको स्किप करो ना, आप हमेशा वापस आ सकते हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो लास्ट में।
तो जैसे ही आपको लगे फर्स्ट होने को वाला है, रिपीट बस करना स्टार्ट किया, बंद करें लगा कि ये फंस जाएगा, रुको, उस पर टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। पहले खाना लग गया? रन में वैसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो वन गो में तुमसे नहीं, हो कर रहे दे हैं, कर दे ठीक कर है? दे। हाँ। नहीं तो एक्यूरेसी एग्जाम में जाके खराब हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन पे फंसोगे, रोम आपका हीट होगा, दूसरे प्रोग्राम जो इजी प्रोग्राम्स आपके रन होने वाले थे वो भी स्लो हो जाएंगे, कंट्रोल अल्ट डबल डिलीट दबाना होगा, तब जाकर के रिफ्रेश करना होगा, पता नहीं है वो कब होगा। इस गलती को मत करना, स्किप करना सीखो। कब सीखोगे? अभी सीखोगे। टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन 5 मिनट पे लगना चाहिए था, 5 से ज्यादा टाइम लगने लगा। जैसे ही ऐसे लगने वाला हो कि ऐसा टाइम लगने वाला है तो उसको स्किप करो ना फिलहाल के लिए, वापस आना ना, ठीक है तुम जानते हो कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन में पहले जाओ जो कि वन गो में बनते जा रहा है। कहां से डेवलप करोगे? टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज का इसका ध्यान रखो, जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेने वाला है, तुमको लगता है कि ज्यादा ले लेगा, ट्विस्टेड है थोड़ा सा, रुको वहां पे, स्किप करो। टेस्ट सीरीज में देखते हो ना, अभी सबने टेस्ट सीरीज की बात की, कैसे स्किप करता है राहुल द्रविड़, सबको स्किप ही कर देता है, राइट? तो द्रविड़ सर जैसा, ठीक है सारे क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है उनको तो फिर बाउंड्री पे पहुंचाना भी तो है, द्रविड़ से पहुंचा देते हैं, ठीक है ना? तो एकदम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, स्किप करो क्वेश्चन, स्किप करना सीखो। जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन बनाओ, अरे 100 में 90 बनाओ ना, ठीक है, 10 को स्किप कर सकते हो बहुत आसानी से, उस 10 पे वापस फिर से आ सकते हो तुम, सफिशिएंट टाइम होगा तुम्हारे पास, लेकिन फंस मत जाना कभी भी, ये गलती मत करना। एग्जाम के अंदर की बात ये है, एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीड्स टू बी प्रैक्टिस। नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को रिपीटेडली भी आप सॉल्व कर सकते हो, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, टंग पे होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन रात को सोते समय, सुबह उठते समय बिल्कुल करना है। बिल्कुल सही बात बोली राजीव सिंह सर ने, बहुत ही करेक्ट बात बोली। एक्यूरेसी, जैसे मोहब्बत नहीं करनी किसी क्वेश्चन से कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, ये बहुत लोगों के साथ होता है कि एकदम, जैसे मेंस का क्वेश्चन आता था तो एकदम मोहब्बत सी आती है, अरे ये क्वेश्चन आया, ये तो मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं नहीं करूंगा, और वही सबसे टफ क्वेश्चन था, उसमें उसके लग गई, मतलब वो 15-20 मिनट 25 मिनट हो गए, गेम ओवर। इसलिए यू डोंट नीड टू, मतलब इतना ज्यादा सीरियस मत हो जाओ एक क्वेश्चन या एक सब्जेक्ट को लेके, इतना प्यार मत करो, बिकॉज यू नीड टू क्रिएट बैलेंस। दैट्स वाई ये लोग कहते हैं ना कि ये मेरा फेवरेट बन गया, फेवरेट बन गया, फेवरेट नहीं होना चाहिए, आप में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको रैंक निकालनी, बाकी फेवरेट करते रहोगे तो 2-3 सब्जेक्ट, अभी एक बंदे ने कमेंट भी लिखा था कि मैं 100 में मैकेनिक्स से मोहब्बत कर चुका हूँ और मैं बस वही पढ़ रहा हूँ 2 साल से, तो ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसलिए इतनी मोहब्बत किसी सब्जेक्ट से मत करो, ना कोई ऐसी चीजों से ज्यादा मोहब्बत करनी, बिकॉज यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, ठीक है? अभी जैसे टेस्ट सीरीज पे भी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मैं टेस्ट सीरीज का ही बता दूं, अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप कंटिन्यूसली देते रहो, डोंट वेस्ट योर टाइम, और इवन अपने स्लॉट में तो जरूर दो, जितनी दे सकते हो उतनी दे सकते हो, उतना अच्छा है। मतलब वीक में 3 तो मैं रिकमेंड करूंगा, जिनका हो चुका है सिलेबस, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए 3 या 4, पर हाँ जिनका थोड़ा सा भी वीक है तो वो टेस्ट सीरीज देके डिप्रेस ना हो, इसलिए 1 या 2, और टेस्ट सीरीज से डिप्रेस मत हो, हमेशा अपने मार्क्स जो भी है, सपोज मेरे 50 मार्क्स है तो अगली बार मुझे 51 लाना है, बस मेरा ये टारगेट होना चाहिए, देन यू आर गोइंग टू इंप्रूव इन अ लॉन्गर रन, ठीक है? अभी मैं एक्यूरेसी पे मुकेश शर्मा सर के पास भी आता हूँ। सर मुकेश शर्मा सर, आप भी बता दो एक्यूरेसी पे कुछ। ठीक है सर, राजेश सर जैसा एक्यूरेसी सर बहुत अच्छा बता दिया, बट मैं अपने एक स्टूडेंट बताऊँ, एक्यूरेसी स्टूडेंट का एक माइंडसेट, एग्जाम के बेसिस, एग्जाम हॉल की बात, वैसे तो बहुत पहले से लोग सोचते रहते हैं एक्यूरेसी इंप्रूव करना है, बढ़ाना है, अच्छा करना है, लेकिन ना कितना भी कर लें, एग्जाम हॉल में एक्यूरेसी ना एक माइंडसेट है स्टूडेंट, और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, जैसे होता है ना स्कूल में किसी 15 अगस्त 26 जनवरी किसी बच्चों की स्पीच देना है इंग्लिश या हिंदी में, उसको 15 दिन से प्रैक्टिस करवा रहे हैं टीचर, 15 दिन से प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, भयानक अच्छा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, इतना अच्छा बोले रहा है कि वो पेपर मोड़ के पॉकेट में डाली उसकी बात भी भूल गया। लेकिन वही जब वो स्टेज पे खड़ा होता है 15 अगस्त के दिन, वो छोटा सा बच्चा 10 साल का खड़ा होता है, तो वैसे कंडीशन में जब वो ना सामने ना देख लेता है, 500,000 लोग को देख लेता है ना, उसके बाद ना वो थोड़ा लड़खड़ाने लगता है, बिकॉज उसका माइंडसेट ऐसा हो कि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं करूंगा क्या? इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस दिन एग्जाम देने जा रहा है स्टूडेंट, उस दिन की बात करूँ, तो उसको अपना माइंडसेट एकदम कूल रखना, सुबह उठना, नहाए धोए, पूजा पाठ किए, अपने जो भी सीनियर्स है, मतलब जो भी, मतलब घर में पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, उन सबसे आशीर्वाद लेते हैं लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन ना कूल रहना है। और दूसरी बात, कुछ कुछ टिप्स जो है जो अभी से फॉलो करें और एग्जाम में भी फॉलो करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूँ, तो क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना, सबसे पहली बात, जहाँ पे हो सकता है 5 सेकंड आपको ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना, गिवन डेटा को ध्यान से पढ़ना, और
लिखना और क्या फाइंड आउट करना है सबसे ज्यादा वो फोकस करना होता है। फाइंड आउट क्या करना है वो ज्यादा फोकस होता है। तो बहुत बार स्टूडेंट को क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई ऐसा चीज पूछा जो आप एग्जैक्टली वो चीज निकाल के उसी से रिलेटेड दूसरा चीज निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट है। अब देखिए कैरिंग कॉस्ट दो टाइप का है, एक आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट है, एक आपका यूनिट कैरिंग कॉस्ट है, लेकिन दोनों है कैरिंग कॉस्ट है। अब दोनों का वैल्यू अलग अलग निकलेगा, लेकिन उसमें पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनुअल कैरिंग कॉस्ट पूछा गया। अब मैक्सिमम क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम किया आईटी प्रोफेसर ने, मैक्सिमम स्टूडेंट निकाल के ले लिए, यूनिट कैरिंग कॉस्ट निकाल दिए, उनका आंसर एकदम सही आ रहा था, उसको उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था उसको पुट कर दिया। लेकिन बाद में उसको गलत हो गया, क्यों? ये वही वाली बात है, आपसे अगर एयरपोर्ट पे पूछा व्हाट इज योर सरनेम, नाम नहीं पूछ रहा आपसे, सरनेम पूछ रहा है, लेकिन आपको तो हैबिचुअल आपकी हैबिट है कि आपको नाम बताना है, आपने नाम बता दिया तो वहाँ पे आप गलत हो गए। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है ना उसका एकदम प्रॉपर केयर करना है पहला। दूसरा, कई बार क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट ना कैसे पढ़ते देखो होता है, कुछ स्टूडेंट लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि क्वेश्चन रीड किए पूरा और उसमें से ना डेटा निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए रेक एंगल दिया तो रेक एंगल को निकाल लिए, ठीक है, प्रोडक्शन क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, कुछ और दिया कटिंग स्पीड दिया तो उसको निकाल लिए, कुछ और दिया तो उसको निकाल लिए, लेकिन अब बीच में एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा है जिसमें कोई डेटा नहीं है, कोई नंबर नहीं है उसमें, लेकिन उस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा महत्व है, तो क्वेश्चन पलट जाएगा, क्वेश्चन उससे पलट जाएगा आपका, वही डेटा वही फॉर्मूला रहेगा लेकिन क्वेश्चन आपका पलट जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरा डेटा वगैरह सब आपको दिया हुआ है, आप लोग ऐसे कई बार सोचते हैं कि फॉर्मूला पड़ा हुआ है, नंबर चुनते हैं, उसमें से चूज करते हैं, ये इस चीज का नंबर है, ये इस चीज का नंबर, इस चीज का, और एक फॉर्मूला डाल दूंगा। भाई ये ऐसा कोई मशीन नहीं है ना, जूस का मशीन नहीं कि एक तो मिक्स्ड फ्रूट बना रहे हैं, एक मैंगो ले लिए, एक ऑरेंज ले लिए, एक ले लिए, सीधा डाल दिए, उसमें पीस दिए। कंडीशन भी पढ़ना है साथ में कि जो चीज आप उठा रहे हो उसमें ना सॉल्ट भी बाजू में रखा है, पता चलो सॉल्ट को उठा के उसी में डाल दिया, उसके बाद पीस दिया उसको, तो वैसा नहीं होगा। नंबर पे मत जाइए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्वेश्चन को क्या गिवन डेटा है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, ये सब ध्यान से पढ़ने के बाद आप आराम से क्वेश्चन को लगाइए, सॉल्व करिए। और उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे कई बार इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी ना वर्चुअल कैलसी की प्रैक्टिस बहुत ही कम होती है। डू इट परफेक्ट, बहुत ही परफेक्ट करिए। और सबसे बड़ी बात में भाई माइंड स्टेबल, कई बार होता है 2 और 2 4 सोचते हैं, वहाँ 8 लिखा जाता है गलती से, बाद में पता चलता है अच्छा गलती से 8 लिख दी थी करके, तो वैसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वर्चुअल कैलकुलेटर प्रैक्टिस करिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए तो हमेशा उसी में, ऐसा नहीं कि सोफे में सो गए हैं लैपटॉप लेके आराम से और बढ़िया बना रहे हैं और अपना फिजिकल कैलकुलेटर जो उसको यूज़ कर रहे हैं, कोई पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे यार अभी फिलहाल इसको कर लेता हूँ, एग्जाम में तो उसी को कर लूँगा करके, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। आपका जो हैबिट होता है ना वैसे ही होता है, जैसा हैबिट होगा। आप जैसे एग्जाम्पल नोटिस करेंगे ना, जो लोग डेली कार चलाते हैं और जो लोग कार खरीद के रखे हैं 2 साल में एक बार चलाएंगे ना, दोनों में अंतर है। क्योंकि जो डेली कार चला रहे हैं ना, अगर वो फ़ोन में बात भी कर रहा है, फ़ोन में बात भी कर रहा है ना, उसके बाद भी ऐसा होगा ना कि ऑटोमेटिक ना उसका माइंड में ना पाथ बना रहता है, ब्रेन बना रहता है। वो किसी से बात कर रहा है बहुत बड़े टेंशन में ना, उसके बाद भी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो अपने घर ही पहुँचेगा। लेकिन जो साल में एक बार चला रहा होगा ना, वो कितना भी कंफर्म होके चलाएगा, उसके बाद भी एक जगह पे डालेगा नहीं। तो डिफरेंस है कि आपकी हैबिट है उस चीज़ पे या फिर नहीं है। आप अगर मान लीजिए चला रहे हैं, आप अगर चला रहे हैं मान लीजिए स्कॉर्पियो टाइप की गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आपको अचानक से दे दिए दूसरे स्टाइल गाड़ी दे दी है, मान लीजिए इसका लेंथ होगा बहुत ज़्यादा, विड्थ होगा बहुत ज़्यादा है ना, तो सडनली आप उसी स्पीड पे 120 की स्पीड पे चलाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गाड़ी 80 की स्पीड जरूर आप चला लोगे। मैटर है स्पीड का, एग्जाम में स्पीड का मैटर है, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस और हैबिट बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है, गेट पेपर दे दूंगा घर ले जाइए, कल सबमिट करिएगा ला के, तो 100 में 100 है, उसके बाद उसका क्या फर्क पड़ता है उसके बाद। तो ये बहुत जरूरी है, ये सब चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए। इट डजेंट मैटर कि आप किस तरह से, आप मतलब बेसिकली आपके पास क्या मतलब क्या स्किल्स हैं, दैट ऑल्सो प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, बट आपकी जो मेहनत है, हार्डवर्क है, जो प्रैक्टिस आपने करी है इस एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, मैं इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा, किसी भी एग्जाम के लिए, वो बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। एंड दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया आप लोग अपनी प्रिपरेशन टाइम में ये चीज़ का ध्यान रखें कि अपने घर पे भी ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखें, आप टेस्ट सीरीज जब देते तो ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखें कि आप जैसे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये आप सिर्फ अपने हिसाब से ही कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ये आपको अपने अपने अंदर ही लाना पड़ता है। जैसे अभी एक और बंदे ने रोहन रॉय ने बोला हाउ टू टैकल ओवर थिंकिंग इन एग्जाम, इस पर भी डिस्कस करेंगे। हिमांशु हिमांशु काफ़ी टाइम से पूछ रहा है
आई वेस्टेड 3 ईयर आफ्टर माई ग्रेजुएशन। आई थिंक तुमने जो वेस्ट किए हैं इसमें जो तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से मीनिंग है वो ये है कि तुमने बस वेस्ट किए, तुमने कभी मतलब प्रिपरेशन नहीं करी है। तो अब प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं चाहिए। सो मेरे ख्याल से देखो, अगर आपको बड़ा गेम खेलना है, बड़ा गेम मतलब आप बहुत ऊपर का गेम खेलना है, मतलब टॉपर बनना है, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा सेटल करना है, एक लाइफ मतलब स्टेबल लाइफ चाहिए, तो यू शुड प्रिपेयर बिकॉज आई थिंक मैं राजेश सर से भी इसे डिस्कस करूंगा कि आजकल बीटेक के बाद बहुत सारे कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती। सो यू शुड प्रिपेयर एंड अगर आप मास्टर्स कर सकते हो अच्छी अच्छी जगह से, या फिर आप अगर आपको जॉब मिल जाती है डायरेक्टली पीएसयू की, कुछ लोग बैंक पीओ का भी बोल रहे थे, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा यार, डोंट गो फॉर एनीथिंग जो बस मिल जाए और वो कर ले। मेरे ख्याल से यार आपका एक टारगेट्स होनी चाहिए। अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करते हो देन यू आर गोइंग टू अचीव मच मोर सक्सेस, और जल्दी सक्सेस मिल जाएगी कंपेयर टू आप कुछ भी करते हो। जैसे मैंने जो स्टॉक में बताया था एक बार कि मेरे को भी नहीं पता था कि इतने लोग एग्जाम देते हैं, सही में नहीं पता होता था। बस आप प्रिपेयर करो, बिकॉज इफ यू आर फियरिंग विद द एग्जामिनेशन की आप मैकेनिकल में 2.5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, देन आप कभी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो इट्स अ रिलेटिव कॉम्पिटिशन। पेपर ईजी या हार्ड आने से आपको कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि रिलेटिव है, मतलब उसके लिए भी ईजी और उसके लिए भी हार्ड रहेगा, सबके लिए ईजी सबके लिए हार्ड रहेगा। तो यू नीड टू गेट इन टू द गेम ऑफ रिलेटिव कॉम्पिटिशन। तो रिलेटिव कॉम्पिटिशन गेम सिर्फ ऐसा ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, यू कैन एक्चुअली क्लियर। सो एक बार राजीव सिंह सर आप बताइए, जैसे एक लड़का पूछा कि काफ़ी टाइम से उसने टाइम वेस्ट कर दिया, कि अब वो कैसे करे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे या नहीं करे, इस पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। और गेट 2022 और 23 का हमारे 2 बैच आ रहे हैं, वो भी उसके बारे में बता दीजिएगा। देखो एक सर संस्कृत में कहावत है, ज्ञान सर्वत्र पूज्यते। उसके पहले 2-3 लाइनें और हैं, मैं उन पे नहीं जा रहा हूँ। जैसे कि राजा की पूजा उसके राज्य में होती है, इसकी पूजा वहाँ होती है। एक ज्ञान ही है, नॉलेज ही है जिसकी पूजा हर जगह होती है। आपने 2-3 साल जो वेस्ट किए हैं, उसके बाद अभी आप एक स्टेज पे हो, आपके पास अभी भी टाइम है, आप बहुत एजेड नहीं हो गए, मैक्सिमम आपकी एज 25 साल होगी। आपको नौकरी इंडिया में 35 साल तक मिल सकती है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। आपने बीटेक किया, 4 साल वहां लगाए, समय लगाया, चेंज करते हो ट्रैक, तो वो समय और संसाधन, वो 4 साल बर्बाद हुआ आपका। कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको है वहां से। फिर से अगर आप अच्छे तरीके से अभी अगर स्टार्ट करना चाहें, कर सकते हैं। 1 साल डिवोट कीजिए, और आपका उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुआ, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया। दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखो तो 99% ऑफ देम बिकेम सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 30। तुम शाहरुख खान को देख लो, तुम आइंस्टाइन का देख लो, तुम जितने लोगों को देखोगे ना, वो लोग 30 साल की उम्र में ही जाके सक्सेसफुल हुए, उसके पहले फाइट ही कर रहे थे। तो अभी आपका पीरियड है, फाइट कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। कहते हैं ज्ञान सर्वत्र पूज्यते, बिल्कुल सही है, इसको मैंने फील किया है। दूसरी बात, एक बच्चा यहाँ बार बार डाउट पूछ रहा है, मैं उसका डाउट लेना चाहता हूँ। वो कहता है, हाँ तो लगा देंगे, देवानंद, तुम खाना तो सर कुछ दिन तक कंटिन्यूस पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, फिर 1-2 दिन ऐसे ही जाते हैं कि कुछ मन नहीं करता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, फ्लो सारा गड़बड़ हो जाता है। प्लीज हेल्प मी टेक्निक्स। देखो, जिस 2 दिन में तुम पढ़ते हो मन लगा करके, उस 2 दिन में पता है क्या होता है, तुम मोटिवेटेड रहते हो। आज आकाश सर से बात हो गई, मुकेश सर से बात हो गई, राजीव सर से बात हो गई, या तुम्हारे किसी मेंटर से बात हुई, पिताजी से बात हुई, तुम मोटिवेटेड थे, आज तो पढ़ेंगे और पढ़े। अगले 2 दिन नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि तुम क्या मोटिवेटेड नहीं रहते हो। अब तुम क्या चाहते हो, मोटिवेटेड हो जाओगे क्या, मुश्किल है। अगले 2 दिन तुम मोटिवेटेड हो ही नहीं सकते। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हर एक आदमी हर दिन उतना ही मोटिवेटेड रहे, कोई हो ही नहीं सकता है। ये टेंडेंसी है, ये नेचर है ह्यूमन बीइंग का, कि यू कैन नॉट स्टे मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे। तो जिस दिन, अब तुम्हें क्या है, फाइट करना है, सक्सेस चाहिए, डिजायर है तुम्हारे पास, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी होनी चाहिए कि ठीक है, जिस दिन मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो उस दिन के लिए तुम्हारा जो एसेट होगा, तुम्हारा जो टूल होगा, वो होगा डिसिप्लिन, अनुशासन। अकेले मोटिवेशन से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मोटिवेशन तो कुत्तों को हम आसानी से दे देते हैं यार। एक देसी कुत्ता होता है, देखा होगा तुमने, पालतू बना लेते हैं उसको, और उसको तुम अगर किसी चीज की तरफ दौड़ाओगे और खुद भी दौड़ोगे, वो मोटिवेटेड हो जाएगा। मालिक भी दौड़ रहा है तो खुद दौड़ के जाएगा उसको पकड़ने के लिए। और जैसे ही तुम उसको मोटिवेट करना छोड़ दो, हर एक जगह अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं, कुछ कुछ बोल के करते हैं, तो वो दौड़ेगा तुम्हारे, जैसे ही छोड़ो वो तुम्हारे साथ भाग आएगा, पीछे ऐसा ऐसा दो मिलाते हो।
लेकिन कुछ कुत्ते होते हैं, खोजी कुत्ते होते हैं, जर्मन शेफर्ड होते हैं, ट्रेंड किए हुए होते हैं, वो मोटिवेटेड ही नहीं रहते हैं, डिसिप्लिन भी रहते हैं। उनको पता है कि एक बार टारगेट मिल गया तो शुरू में मोटिवेशन में दौड़ा, बीच में लग रहा है कि वो खरगोश भाग गया लेफ्ट या राइट, तो डिसिप्लिन में उसके पीछे लगा रहा। तो जिस दिन तुम मोटिवेशन को खो रहे हो उस दिन तुम डिसिप्लिन्ड बन जाओ भाई देवानंद। ठीक है मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है पैसे सारे खत्म हो गए, ठीक है ये घटना घट रही हमारे साथ, लेकिन अगर ये करेंगे तभी कुछ पॉसिबिलिटी है, तो करो बैठ के, अनुशासित रहो, डिसिप्लिन रहो। जिस दिन मोटिवेटेड रहोगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन मोटिवेटेड नहीं हो डिसिप्लिन बन जाओ। दैट्स इट, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। डिसिप्लिन हो जाओ बेटा, अगले 2 दिन भी पढ़ोगे। बिल्कुल सही बात बोली राजीव सिंह सर ने। डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड ये तो हम लोग सभी जानते हैं, और ये चीज़ अप्लाई करते बहुत कम लोग हैं। तो ये जो सर ने बोली है बात, इसको अप्लाई करो, बिकॉज अप्लाई नहीं करते लोग, इससे फंसते हैं लोग। ठीक है, वाइब्रेशन वाला मैं कर रहा हूँ यार, काफ़ी लोग तो यही पूछ रहे वाइब्रेशन आ रहा है आज या कल तक वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग वो, मतलब ये शॉर्ट कोर्स मैं अपने लिए करा दूंगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे सर ने बोला कि मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, एंड बैलेंस नहीं मतलब बेसिकली वो एक दूसरे के साथी लोग हैं, साथी गणों कहते हैं इन्हें, तो ज़्यादा बेटर है। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, एंड आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, काफ़ी अच्छा गया है। ठीक है, हम लोग लाइक आई एम थैंकिंग यू राजीव सर ऑल्सो कि आपने सेशन में इंट्रोड्यूस किया, एंड मुकेश सर से मैं एक लास्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा क्योंकि बच्चे बहुत पूछते हैं मुकेश सर से। ठीक है, जैसे कि अभी एक लड़के ने पूछा है कि 1 ईयर मतलब स्ट्रैटेजी बता दीजिए क्या रहनी चाहिए, तो अगर आप शॉर्ट में 1 साल की स्ट्रैटेजी बताएंगे शॉर्ट में, तो वो क्या रहेगी बिफोर एंडिंग देखिए ऑफ द सर, सेशन? 1 साल बहुत अच्छा टाइम है, तो शॉर्ट में बोलूँगा स्लो चलो, लगातार चलो, सीधी-सी बात। दूसरी बात, आप ना किसी मेंटर को लेके चलो, ऐसे डायरेक्शनलेस होके मत चलो। तो डेली का ड्यूरेशन 4 ही घंटा रखो, 3 ही घंटा रखो, लेकिन साल भर लगातार चलो। पहली बात, आपको कोई मेंटर होना चाहिए जो गाइड करने वाला हो, सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज देने वाला हो, तो बेटर होगा कि आपके पास अगर फुल कोर्स का सपोर्ट हो, डेली 3 ही घंटा पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, लगातार पढ़िए। धीरे-धीरे एक बात बोलूँ, एक जैसे कि आप लोग थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों का रहता है कि ठीक है, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, प्रोसेस स्टार्टिंग, तो प्रोसेस जितना स्लो होता है, उतना ज़्यादा एफिशिएंट आप अगर देखेंगे तो। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो आप ना डेली कम पढ़िए, स्लो पढ़िए, लगातार पढ़िए। एक डायरेक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई वो बोले वहाँ तक जाना है, स्लोली आराम से चलते हुए जाइए, अचीव करिए। दैट्स व्हाई अभी जो इवॉल्व बैच वगैरह चालू हो रहा है, आप सीधा ज्वाइन भी कर लीजिए, एकदम ब्लाइंडली। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम ज़बरदस्त होता है। ऐसा नहीं कि आप एक रात में पूरा तीर मार देंगे और पूरा चल रहा है कि अगले दिन आप टॉपर बन जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे फ़िल्म में हीरो होता है कि शाहरुख खान अगर मान लीजिए कभी पढ़ा-लिखा नहीं, ऋतिक रोशन अचानक से जादू बन जाता है, वैसा कुछ होगा नहीं आपके साथ। तो आप भाई सीधी-सी बात है, एकदम स्लो, एकदम बी प्रैक्टिकल, नॉर्मल रहिए, धीरे-धीरे पढ़िए, स्लो पढ़िए, सीधा एग्ज़ाम को क्रैक करिए एक बार में। और बाकी कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप एजुकेटर पे छोड़ दीजिए, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सिलेबस, कितना पढ़ाना है, कितना प्रैक्टिस करना है। ज़बरदस्त फॉर्म में प्रैक्टिस करिए और टॉपर बनिए। एक लास्ट लाइन और बेस्ट ऑफ लक कुछ आपको कहनी है स्टूडेंट्स के लिए, जस्ट गेट मैकेनिकल के? या डेफ़िनेटली, अब देखिए मैं तो वैसे लेट्स क्रैक गेट इन ईएसई एमई पे हाँ, हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं, ठीक है? और मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली बातचीत करता रहता हूँ, पढ़ाने के टाइम पे बोलते रहता हूँ, बट यहाँ तो मैं अभी आकाश त्यागी सर मतलब बुलाए हैं तो आया हूँ। और डेफ़िनेटली मतलब हम लोग एक ही टीम है बेसिकली देखा जाए तो। हाँ, बट टीम इज वन। देखो एक्चुअली में ना टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी आप जाओ तो देयर इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जितने भी टॉप एजुकेटर आपको अकेडमी में मिलते हैं, आप उनको ज़रूर फॉलो करो, आपको बहुत बेनिफिट होंगे लॉन्ग टर्म के लिए भी। हाँ, तो टीम एक ही है, तो मैं आप लोगों से लेकिन बहुत ही कम मिलता हूँ इस वाले चैनल पे, जस्ट गेट मैकेनिकल पे। मैं सोच सो रहा हूँ आपका डेफ़िनेटली जितने सेशन भी रख लूँ सर, एक सेशन रख लूँ आपका इस चैनल पे। डेफ़िनेटली सर। तो कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लगता हो तो अपन रख लेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेफ़िनेटली तो ऐसा होगा कि मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप रख सकते हैं, और जितने भी लोग गेट 21 देने वाले हैं मैं आपको बोलूँगा इत्मीनान से रहिए, मस्त पढ़िए और ना बहुत ज़्यादा केयर मत करिए। अगर किसी को ऐसा लग रहा है ना कि मेरा गेट 21 नहीं निकलेगा, जितना पढ़ रहे हैं, तो 22 पे फ़ोकस कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर अब मैं 22 पे फ़ोकस कर रहा हूँ तो आज से क्यों पढ़ना चालू करूँ? मैं एक काम करता हूँ, सब्सक्रिप्शन आज नहीं लूँगा अनअकैडमी का, आज से नहीं पढ़ूँगा, पहले 14 गेट फेब के 21 बाद। दे लेता हूँ। फिर उसमें रिजेक्ट हो जाता हूँ, रिजल्ट वेट कर लेता हूँ उसके बाद। भाई आपको 3 महीना और खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आपको अभी से अगर लग रहा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, इट्स ओके, नहीं हो पाएगा। इस बार 0 तो अगली बार हीरो, सीधी-सी बात है। तो डेफ़िनेटली है,
तो जितने भी गेट 21 वाले अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छे से। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू मुकेश सर। राजीव सिंह सर, लास्ट में कोई एक अपना एक कोई संस्कृत का श्लोक या शायरी कुछ बच्चों के लिए, मोटिवेशन 21 के लिए। लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहूँगा, जितना तुमने प्रिपेयर किया तुमने अपना बेस्ट दिया, अभी बस रिवाइज करो, जो भी पढ़ा है उसको, नया बहुत कुछ ऐड करने की अब जरूरत नहीं है, लेस टाइम इज देयर। टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, तुमको एक तरीके से शेप अपने आप को करोगे तुम, कि एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर हो जाओगे। जो लोग 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिलीव मी, द टीम हियर ऑन अनअकैडमी is uncomparable. Simple word. Whatever people who will be teaching to you here, they are best in their area. They are uncomparable. ठीक है? तो जो लोग 22 और 23 को टारगेट किए हो, आराम से आओ, लाइव क्लासेस अटेंड करते रहो, और जिस तरीके से आपको यहाँ मेंटरशिप दिया जा रहा है, दिया जाता रहेगा, उसको बस फॉलो करो, एंड यस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक गेट विथ वेरी गुड स्कोर। All the best, dear students. All the best. थैंक यू राजीव सर, थैंक यू राजीव सर। एंड राजीव सर भी आज आए हमारे चैनल पे, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। मैं सोच रहा राजीव सर का भी एक सेशन लगवा ही दूँ अपने चैनल पे, एक छोटा सा मटेरियल साइंस तो बनता है। I will be happily coming to your channel, sir, and I will be sharing that. हाँ, क्योंकि देखो ये चैनल भी हम लोग बड़े मन से कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी all of you subscribe this channel and be in contact with Tyagi sir. यस। और इस अभी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक है उस पर ज़रूर चले जाना सब लोग, बिकॉज हमने इसमें डाला इवॉल्व बैच के बारे में और गेट एसेंट बैच के बारे में, एंड अभी कॉम्बैट जो आ रहा है उसके भी लिंक को ज़रूर शेयर कर लेना, प्लस मैं अलग से भी शेयर करूँगा। और अगर कुछ भी ऐसी बात जो कभी भी राजीव सिंह सर को कोई टिप देनी होगी, तो मैं अपने अपने खुद के टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे सर की बातें ले आऊँगा, और सर के चैनल पे जाके भी सर के साथ कुछ डिस्कशन करते रहेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी, यानी आप लोग खुद बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको कभी अगर और तरह के ऐसे सेशन चाहिए या किसी स्पेसिफिक पॉइंट में सेशन चाहिए, तो हम वो सेशन भी ले आएंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ राजीव सिंह सर एक बार एक सेशन ले आते हैं जिसपे मुकेश सर के साथ भी, और आज मारू सर नहीं आ पाए, मारू सर आएंगे जरूर, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं, कुछ कई बार काम ऐसे फंस जाते हैं जो हम फैकल्टी लोग, Class का actually वो issue क्लास का, हाँ, तो क्लास फंस जाता है, ऐसा हो जाता है, बट सूनर वो जल्दी आएंगे चैनल पे, उनके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे बहुत अच्छी तरह से, बिकॉज हम लोग का भी एक मोटिवेशन है, हम सारे टीचरों का एक मोटिवेशन रहता है कि हम लोग यार रैंक निकलवाएं, क्योंकि रैंक अगर निकलेगी तो यू विल गेट टू नो कि भैया आप, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, इज लाइक हमारी इन्वेस्टमेंट आप पे, तो हमें भी रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, तो हमें रिजल्ट्स का बहुत वो रहता है। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं यहाँ पर अनअकैडमी पे, प्लीज जाओ, ठीक है, जस्ट सब्सक्राइब, लेट मत करो और टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि आपको ही बेनिफिट होगा, और आप जाके हर फैकल्टी का देखो कैसे कैसे लग रहा है, स्पेशल क्लास सभी फ्री में देते हैं, तो आप देख सकते हो उनके कोड से, और आपको बेनिफिट ही होने वाला है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सेशन के लिए, थैंक यू टू राजीव सर, थैंक यू टू मुकेश सर, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी गेट 21 देने जा रहे हैं, और गेट 22 के लिए हम डिस्कशन दोबारा पैनल लेके आएंगे एक बार 14 फरवरी में, तो सब लोग अपने अपना एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद ही करते हैं, ठीक है, एक सेशन। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय ऑल। Bye all. बाय।